अच्छा जी, कुछ शुरू में थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं। एक तो लिटरेचर रिव्यू है, वो मैंने देखा तो बाय वीक 4 वो ड्यू था, लेकिन चलें ये भी वीक 5 ख़त्म हो गया है। तो लिटरेचर रिव्यू के ऊपर काम करें बाय नेक्स्ट सैटरडे। मुझे पता है बीच में सेशनल्स भी हैं, लेकिन सेशनल्स तो चलें, बस 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, और उसमें से भी एक मेरे सब्जेक्ट को बिल्कुल ना गिने, वो तो मैं आपको पहले बता चुका कि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को रिव्यू करें, कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो फार्मूला होगा बीच में गिवन होगा, जो याद करने की चीज़ होगी बीच में गिवन होगी, वहीं पे बैठ के आपने उसको सॉल्व करना है। ओपन बुक की इजाज़त नहीं है, वरना मैं ओपन बुक ही दे देता। तो लिटरेचर रिव्यू को पूरा करें, क्योंकि टर्म पेपर का वेट जो है वो तकरीबन 20 मार्क्स बनेंगे 2 सेशनल्स के, और 40 बनेंगे फाइनल के, उससे कम मैं कर नहीं सकता। इस 60 के अलावा बाकी जो 40 के 40 नंबर हैं वो किसी ना किसी तरीके से मैं इस पेपर में फिट करूँगा। ठीक है, तो अच्छे खासे इसके मार्क्स हैं, और ये बेसिकली वो एक्टिविटी होगी जिसकी ज़रिए से आप लर्न करेंगे। दूसरी जो चीज़ है, मैंने इम्प्लीमेंटेशन का आप लोगों को पहले भी बताया था, और मैंने खैर फीडबैक फिर नहीं लिया, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको साथ साथ ज़रूर करें, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो आगे जो चीज़ें अब हम आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू करेंगे, तो अगर इम्प्लीमेंट नहीं की होंगी तो फिर समझ नहीं आएंगी आगे वो। ठीक है, मतलब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आप चाहे यहाँ पे मेरे साथ डिस्कशन करें या आप ऑनलाइन कोई और वीडियो देखें, आपको बिल्कुल वो समझ नहीं आएगी। कुछ मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं जो ज़रा से मेरे हिसाब से मुश्किल चीज़ें उनके अंदर मैं कोड के स्निपेट्स इंक्लूड करूँ, ताकि हम कोड के ज़रिए से यहाँ पे डिस्कस करें। लेकिन आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि प्रोग्रामिंग मेरी तरफ से आपको बता देना और चीज़ है, और आप लोगों का करना खुद और चीज़ है। बिल्कुल आप एग्जैक्ट वही कोड भी खुद लिखेंगे, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ज़रूर उसको कोशिश करें, और इंशाल्लाह अगर ये नहीं आज ना हो सका तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वो टूल्स बता दूंगा जिनमें आपका टाइम जो है बहुत कम लगेगा फिर। ठीक है, टूल को एक दफ़ा सेटअप करने में, इंस्टॉलेशन वगैरह, उसमें हो सकता है आपका एक दिन लग जाए, और 2 के दिन नहीं लगता, लेकिन चलो लेट्स से एक दिन लग गया। उसके बाद फिर हर मॉडल को टेस्ट करना, इट विल टेक 5 और 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो अगर वो इशू है कि जी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं लंबे लंबे कोड लिखूं, तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इंप्लीमेंटेशन वो ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आगे ना आपको लिटरेचर समझ आएगा, ना आपको वीडियो समझ आएंगी, ना आपको बड़े मॉडल समझ आएंगे। अभी तो हम टॉय एग्जांपल्स ले रहे हैं, जब आगे इनको थोड़ा सा खोलेंगे बड़े मॉडल्स के ऊपर, तो फिर वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा तकरीबन आज 1/3 सेमेस्टर हो जाएगा, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे कि ज़रा, चूँकि कोर्स का नाम भी एडवांस मशीन लर्निंग है, तो हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो एक बात तो ये होगी कि अपनी फाउंडेशंस को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। थ्योरेटिकली यहाँ पे जो हम करते हैं उसमें कोई मसला हो वो भी बात करें, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे कोई मसला हो वो भी ज़रूर बताएं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, उसके बगैर चारा नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसके बगैर क्लियर नहीं होंगे। तो टाइम पेपर की मैंने आपको वेट और बता दी, उसकी सिग्निफिकेंस भी बता दी कि उसके ज़रिए से आपको आगे एक पब्लिकेशन भी मिलेगी आप लोगों को, और वो भी है। तो आप लोगों का जो फाइनल ग्रेड है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके इस फाइनल पेपर के ऊपर। और आप लोगों के लिटरेचर रिव्यू के बाद एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी रखेंगे। ठीक है, छोटी छोटी 5-5 10-10 मिनट की प्रेजेंटेशन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग किस स्टेज पर पहुँच चुके हैं। तो ये बातें बस जहन में रखें, और इसके ज़रिए से कोर्स का फ़ायदा थोड़ा हो जाएगा, वरना ये कोर्स इसी तरह होगा कि बस मैं फिर आगे ये स्लाइड्स गुजार दूंगा और बस फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को किसी भी, अगर आप आगे एरिया में जाते हैं, आप लोगों को बेहतर पता है कि उसमें आपको फ़ायदा होगा। अभी जो हम कंटेंट के हिसाब से बात करना चाह रहे हैं, तो कुछ मिसलिनियस किस्म की बातें हैं थोड़ी सी। ठीक है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। आइडियली मुझे ये छोड़ देनी चाहिए थी कि आप लोग खुद देख लें, लेकिन मैं इसलिए ब्रीफ यहाँ पे कवर कर लेता हूँ कि आसान आसान से कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम लेंगे, हम इनको फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे कवर कर लें। तो पहली बात तो ये कि हमने लास्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन की बात की थी उसमें हमने बाइनरी लेवल्स दिए थे 0 और 1। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस थी, या इस तरह तरीके से कह लें कि क्लास ऑफ इंटरेस्ट एक ही थी, सवाल एक ही था कि ये चीज़ जो है ये मेलिग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, ये ट्यूमर मेलिग्नेंट है या नहीं है, या ये जो चीज़ आपको इमेज दिखाया जा रहा है ये गाड़ी है या नहीं है, साइकिल है या नहीं है। ठीक है, हाँ या ना का जवाब थे। अभी हम ये चाहते हैं कि हम इसको एक्सटेंड कर दें मल्टी क्लास में। ठीक है, मल्टी क्लास से मुराद ये है कि मैं आपको एक इमेज दूं और आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों जवाब देने के लिए। मैं आपको अब ये कहूँगा कि ये क्या चीज़ है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी है, या ये मोटरसाइकिल है, या ये एयरप्लेन है, या ये एनिमल है। इस किस्म की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। फाइनाइट सेट ही नॉर्मली होता है, लेकिन कोई ना कोई आपके पास मल्टीपल क्लासेस हो जाएंगी, तो अब ये बाइनरी सी चीज़ हो जाएगी, डिस्क्रीट लेकिन मल्टीपल की तरह। ठीक हो गया, तो इसके लिए जो आमतौर पर तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक सा जो सबसे तरीका है वो ये है कि आप 1 वर्सेस ऑल क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं। इसमें तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये 3 किस्म के डाटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब ये 3 क्लासें हमें नज़र आ रही हैं, हमने इसको क्लासीफाई करना है, लेकिन हमें जो तरीका आता है वो ये आता है कि ये चीज़ है या नहीं।
तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 3 अलग अलग क्लासीफायर फिट करेंगे। पहला क्लासीफायर ये बताएगा कि ये जो चीज़ है ये क्रॉस है या नहीं है। लेट्स से ये कार्स है, तो ये हमारे पास कार क्लासीफायर होगा, ठीक है। कार क्लासीफायर क्या करेगा कि ये इमेज जो आप मुझे बता रहे हैं ये कार है या नहीं है, ठीक है, सिंपली ये बताएगा, ठीक है। तो उसकी जब हम डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करेंगे तो बेसिकली इस तरीके से कुछ चीज़ आ जाएगी, ठीक है। जो चीज़ें इस डिसीजन बाउंड्री से ऊपर हैं वो कार्स हैं, जो इससे नीचे हैं वो कार्स नहीं है, ठीक है। इसको यही पता है कि ये चीज़ कार है या नहीं है, ठीक हो गया। दूसरा एक क्लासीफायर हम फिट करेंगे जो कि बेसिकली लेट्स से एयरप्लेन क्लासीफायर होगा। ये सारे जो हैं ये एरोप्लेन्स हैं, तो ये एयरप्लेन क्लासीफायर है और ये बेसिकली इस तरह की डिसीजन बाउंड्री हमें दे देगा। जो चीज़ इस डिसीजन बाउंड्री से इस तरफ है वो एरोप्लेन है और जो चीज़ इससे उस तरफ है वो एरोप्लेन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा क्लासीफायर एक आ जाएगा यहाँ पे, और वो क्लासीफायर क्या करेगा कि हमें ये बताएगा कि ये चीज़ जो है ये लेट्स से एनिमल है या नहीं है, ठीक है, एनिमल है या नहीं है। तो जो चीज़ इस डिसीजन बाउंड्री से इस तरफ है वो एनिमल है और जो चीज़ इससे उस तरफ है वो एनिमल नहीं है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास अब हाँ या ना में जवाब ज़्यादा फीजेबल नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं कि आपको याद हो तो हम लोगों ने एक थ्रेशोल्ड लगाया था अपने एच थीटा ऑफ एक्स के ऊपर कि अगर एच थीटा ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0.5 तो फिर हाँ में जवाब दो, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि हम एच थीटा ऑफ एक्स को ही रहने देंगे, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड हम नहीं लगाएंगे, हम हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे। हर क्लासीफायर हमें बताएगा, मिसाल के तौर पे कार को अगर हम एक पॉइंट देंगे तो वो मुझे कहेगा कि कार की प्रोबेबिलिटी जो है या कार की जो हाइपोथेसिस आ रहा है दैट इज 0.7, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ यहाँ पे ठीक नहीं है। इसका जो एनिमल का जो आ रहा है दैट इज 0.6 और एरोप्लेन का जो आ रहा है दैट इज 0.2 फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसमें से जो मैक्स होगा हम वो निकाल लेंगे और हम कहेंगे कि ये क्लास है इस चीज़ की, ठीक है। कार वाला क्लासीफायर ये कह रहा है कि 0.7 तक मैं कॉन्फिडेंट हूं कि दिस इज अ कार, ठीक है। एनिमल वाला कह रहा है कि मैं 0.6 तक कॉन्फिडेंट हूं और एरोप्लेन वाला कह रहा है कि मैं 0.2 तक कॉन्फिडेंट हूं। तो हम क्या कहेंगे कि जो ज्यादा कॉन्फिडेंट है हम उसकी बात मान लेते हैं, ठीक है। तो दिस न्यू पॉइंट इज ए कार। ये बात समझ आएगी? क्लासिफिकेशन इस तरीके से हुई, क्लस्टरिंग हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास डाटा पॉइंट्स थे, ठीक है। ये फर्ज करेंगे ऊपर जो डाटा पॉइंट्स थे वो मौजूद थे, मैंने आपको एक नया पॉइंट दिया जो कि इस जगह पर था, ठीक है। मैंने आपको कहा ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसको क्लस्टर नहीं करना चाह रहा। बेसिकली क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन इस सेंस में अगर आप देखें तो फर्क ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास पहले से सुपरवाइज डाटा मौजूद था, ठीक है। क्लस्टरिंग तो तब होती ना जब मैं ये तीनों पॉइंट्स आपको दे देता और मैं आपको कहता कि जी इनको बस किसी 2 क्लस्टर्स में करें या किसी 3 क्लस्टर्स में करें, तो आप फिर यही शायद जवाब बनाते। लेकिन उस केस में पहली बात तो ये होती कि आप ये ना कह सकते कि ये कार है, आप ये कह सकते कि ये एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जिसके सेमेंटिक्स लर्निंग के एल्गोरिथम को नहीं पता, बस ये कुछ है, ठीक है, ये कुछ है और ये कुछ है, ये सारे एक जैसे हैं, ये सारे एक जैसे हैं और ये सारे एक जैसे हैं। जबकि यहाँ पे हमने इसको सुपरविजन प्रोवाइड किया, हमने इसको कहा है कि ये 3 चीज़ें कार्स हैं, ठीक है। और इसमें ये बात भी हो सकती है कि ये वाले कार जो है हो सकता है एक कार जो है वो यहाँ पर भी हो, ठीक है। तो अगर क्लस्टरिंग होती तो फिर वो तो इस क्लस्टर में चली जाती, जबकि यहाँ पे क्लासिफिकेशन के केस में ऑल्दो कि वो यहाँ है, इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, लेकिन है वो कार है फिर भी। समझ आ रही बात की, ठीक है, मसला तो नहीं। तो हम यहाँ पे जब इसको नया डाटा पॉइंट देंगे तो हर क्लासीफायर अलग अलग काम करेगा, अपना एच थीटा ऑफ एक्स वो प्रोड्यूस करके हमें देगा, तीनों को हम अलग अलग रख लेंगे और फिर ये देखेंगे कि जो उनमें से मैक्स है वो हम कहेंगे कि ये क्लासीफायर के कैटेगरी में हम इसको डाल रहे हैं, इस डाटा पॉइंट को, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं वन वर्सेज ऑल, कि पहले हम कार को लेंगे, कार वर्सेज एवरीथिंग एल्स, फिर हम एनिमल को लेंगे तो एनिमल वर्सेज एवरीथिंग एल्स, और फिर हम एरोप्लेन को लेंगे तो एरोप्लेन वर्सेज एवरीथिंग एल्स। तीनों अपना अपना हाइपोथेसिस की वैल्यूज हमें दे देंगे और वट एवर इज द मैक्स वैल्यू ऑफ द हाइपोथेसिस हम कहेंगे कि बस ये इस क्लास को बिलोंग करती चीज, ठीक हो गया। इसको कहते हैं वन वर्सेज ऑल, ठीक है। इसमें आप ये एक बात ये इंपॉर्टेंट देखें कि ये 0.7, 0.6 और 0.2, तो ये तीनों सम अप होके 1 के बराबर नहीं हो रहे, इस वजह से ये प्रोबेबिलिटीज नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये प्रोबेबिलिटीज नहीं है इसके अंदर, ये बस 3 अलग अलग हाइपोथेसिस हैं और एक हाइपोथेसिस ज्यादा कॉन्फिडेंट है, दूसरा हाइपोथेसिस कम कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंस के लेवल के ऊपर हम इसको किसी एक क्लास के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई? हाँ, बस मैक्स बेसिकली इसके ऊपर मैक्स काम करता है, ठीक है। एक है 0.7 और एक है 0.69, तो 0.7 मीन्स, ठीक है, वन वर्सेज ऑल का बेसिक ये मतलब होगा, ठीक हो गया। दूसरा जो हमारे पास तरीकाकार है वो बेसिकली तकरीबन ऐसी ही चीज़ है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के सेमेंटिक्स फर्क होते हैं। वो ये होगा कि हमारे पास इसी तरीके से 3 क्लासीफायर्स होंगे, आखिर में हमारे पास एक क्लासीफायर ये है, एक क्लासीफायर ये है और एक क्लासीफायर ये है। इनको फिर आखिर में हम कहेंगे नॉर्मलाइज, ठीक है। जब हम इनको नॉर्मलाइज कर देंगे तो फिर नॉर्मलाइज करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये जो अलग अलग 3 हाइपोथेसिस हैं इनसे हम प्रोबेबिलिटीज बना लेंगे,
ठीक है, गौर से समझे, बहुत माइनर सा फर्क है। यहाँ पे ये तीनों सम टू 1 नहीं हो रहे, हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करके लेट से हमारे पास वैल्यू आ गई z, ठीक है, तो हम करेंगे 0.7 डिवाइडेड बाय z, 0.2 डिवाइडेड बाय z और 0.6 डिवाइडेड बाय z। ये हाइपोथेसिस है, थीटा ट्रांसपोज करके हम जो उसको स्क्विश कर रहे थे ना, जो 0 और 1 के दरमियान में वैल्यूज आ रही थी, तो ये वो वैल्यू हाइपोथेसिस है हमारा, ठीक है। तो कल हमने लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी कि इफ दिस हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन 0.5 तो चांसेस आर दैट द आंसर इज यस, ठीक है, मैलिग्नेंट है वो, ठीक है, मैलिग्नेंट की हमने एग्जांपल ली थी। यहाँ पे कार कह लें कि इफ इट्स ग्रेटर देन 0.5 तो चांसेस आर दैट इट्स अ कार। लेकिन एक दूसरा क्लासिफायर है, वो कार वाला कह रहा है कि 0.5 और दूसरा क्लासिफायर है वो कह रहा है 0.9, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रहा है ना, ठीक है, वो काफी 1 के करीब है, तो हम ये कहेंगे कि दैट इज अ मोर सूटेबल हाइपोथेसिस। दोनों अगर बराबर आ जाएं, विच इज वेरी रेयर, तो फिर आप फ्लिप अ कॉइन। नहीं, प्रोबेबिलिटी की तो डेफिनेशन है, अगर आपकी सम 1 नहीं है तो दैट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बेसिक एक्सियम्स में 2-3 एक्सियम्स हैं, उसमें से एक ही है कि ऑल दी डिफरेंट डिस्टिंक्ट इवेंट्स जो हैं दे मस्ट सम टू 1, इफ दे डोंट सम टू 1 देन इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी, एज सिंपल एज दैट, ठीक हो गया। ये आपके वो जो मार्कअप और उसकी डिस्टिंक्शन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो सॉफ्ट मैक्स में और 1 वर्सेस ऑल में बेसिक जो फर्क है, इंप्लीमेंटेशन में काफी फर्क है, लेकिन बेसिक जो इसके अंदर कंसेप्चुअल फर्क है वो ये है कि सॉफ्ट मैक्स में जो 3 वैल्यूज आपको आखिर में मिलेंगी, दोज विल बी एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, हाइपोथेसिस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द 3 हाइपोथेसिस दूसरा डिवाइड बाय द सम ऑफ द हाइपोथेसिस और तीसरा, ठीक है। तो ये तीनों आप आखिर में आपको क्या दे देंगी, कोई 3 वैल्यूज दे देंगी और बाय डेफिनेशन दीज 3 मस्ट सम टू 1, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख लें कि a डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, यही किया ना हमने, ठीक है, b डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c और c डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। अगर आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो दे मस्ट इक्वल 1, ठीक है। अगर इस पे श्योर नहीं है तो इसको थोड़ा सा इवेल्युएट वगैरह करके देख लें, दे विल सम टू 1। डिवीजन हो रही है ना, एक ही चीज को हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दी, तो ये आखिर में 1 आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट मैथ्स, ठीक है। इसके बाद अगेन वही हम काम करेंगे कि जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी आवर क्लास ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। टारगेट क्लास वो होगी जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम प्रोबेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अब हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है, ठीक है। पहले हम कह रहे थे कि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल है या कोई वेग सा लफ्ज हम इस्तेमाल करते थे, अब हम स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज मौजूद है, ठीक है। तो जब प्रोबेबिलिटीज होती है उसमें से हम मैक्स निकालते हैं तो उसको सॉफ्ट मैक्स कहा जाता है। सॉफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि थ्रेशोल्ड, हमने एक हार्ड थ्रेशोल्ड लगाया था, तो वो हार्ड थ्रेशोल्ड अब हट गया इसमें से, ठीक है, तो उससे सॉफ्ट हो गया, और जो इसमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसको हम निकालते हैं तो इसलिए इसको मैक्स कहते हैं, तो सॉफ्ट मैक्स हो गया आपके पास, ठीक है, समझा की बात नहीं। तो ये आपके पास बेसिकली है कि अगर आपके पास एक क्लास थी तो उसमें हमने लास्ट टाइम काफी तफसील से बात की थी, जब मल्टीपल क्लासेस होंगी तो बेसिकली कौन ज्यादा कह रहा है कि ये मेरी क्लास में बिलोंग करता है, किसको ज्यादा कॉन्फिडेंस है या किस क्लास में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होगी। अब आप ये कर सकते हैं कि एक ही इमेज उसको दें और बताएं, उससे ये पूछें कि ये क्या है। पहले तो हम ये कह रहे थे ना कि ये गाड़ी है या नहीं है, अब आप उससे ये पूछ सकते हैं कि ये क्या है, या डिजीज की केस में आप ये कह लें, आप पहले ये पूछ रहे थे कि ये कैंसर मैलिग्नेंट है या नहीं है, अब आप इसको ये कह सकते हैं कि ये कौन सी डिजीज है, ठीक है। तो ये चीज अचानक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, बिल्कुल माइनर से चेंज के साथ, समझ आ रही बात की, ठीक है, क्लियर है, सोता नहीं। अच्छा जी, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। मैंने आप लोगों को जैसे शुरू में बताया कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं, तो वो मिसलिनियस चीज़ें हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर आगे एक जो हमारा मेन बड़ा टॉपिक है आज का उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता पहुँचते हैं। लेकिन ये कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं, ज़्यादातर आप लोगों को पता भी होंगी, लेकिन जो नहीं पता तो वो हम बेसिकली फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमने शुरू में बात की थी कि हमारे पास जब डाटा सेट हमें दिया जाता है तो हम उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग सेट होता है और एक टेस्ट सेट होता है। ट्रेनिंग सेट के ऊपर हम ट्रेनिंग करते हैं और टेस्ट सेट की बेसिस के ऊपर अपने मॉडल जो लर्न हो गया है उसको इवेल्युएट करते हैं। मकसद ये होता है कि ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद हों जिनको के लर्निंग एल्गोरिथम ने पहले से नहीं देखा हुआ, ताकि कहीं वो मेमोराइजेशन ना कर लें। अगर हमने सब कुछ उसको पहले से बता दिया तो वो तो एक्चुअल वैल्यूज उसको पता चल गई, वो मेमोराइज कर लेगा, और जब हम उसके ऊपर टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो 100% सही रिजल्ट हमें देगा। जी सर, एक टर्म हम शुरू से स्टैटिस्टिक में सुनते आ रहे हैं, सैंपल साइज ओवर पॉपुलेशन होता है। जी जी जी। तो अगर हम यहाँ पे इसको करें तो ट्रेनिंग हमारा सैंपल साइज होता है, जो टेस्ट होते हैं असल में पॉपुलेशन का लफ्ज़ हम इसलिए वहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि हमारे पास जो डाटा सेट है दैट इज़ नॉट द होल पॉपुलेशन, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्मॉलर सैंपल, दैट इज़ अ लार्जेस्ट सैंपल, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द पॉपुलेशन, क्योंकि हमने पॉपुलेशन में से कुछ ये डाटा सेट कलेक्ट किया होगा ना, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्मॉलर सैंपल एंड दैट इज़ अ लार्जर सैंपल, ठीक है।
ठीक है, तो मकसद ये है कि हमारे पास ऐसी चीज़ों के ऊपर हम अपने मॉडल को इवेल्युएट करें जो कि उसने पहले से नहीं देखी, ताकि हम मेमोराइजेशन को पिनलाइज कर सकें। ठीक है, मेमोराइजेशन वो ना कर सकें, क्योंकि मेमोराइजेशन की तो दैट इज नॉट लर्निंग, दैट इज बेसिकली लुकअप टेबल, जो कि हमारे पास रियल वर्ल्ड में जब एक्चुअल डाटा आएगा तो वो उसके ऊपर सही काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन रिपीटेडली लिटरेचर के अंदर लोग ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, कि एक ही डाटा के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं और उसी के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। रिपीटेडली आप लोगों को लिटरेचर में चीज़ मिलेगी और ये बिल्कुल कंप्लीटली इलॉजिकल है। ठीक है जी सर, अगेन वो सैंपल साइज जब हम लेते हैं तो मुख्तलिफ तरीके हैं, रैंडम सैंपल जी 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 मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हमेशा बस एक बल्क में एक चंक ले लेते हैं, या यहाँ जी पे जी भी हम दो तरीके हैं जो कि यहाँ पे दो मैंने लिखे हुए हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसमें आपने कहा कि वो सैम्पलिंग के जितने मॉडल्स हैं आप यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन जो इन प्रैक्टिस इस्तेमाल होते हैं वो दो हैं। एक है रैंडम सैम्पलिंग, तो रैंडम में आप ये करते हैं कि 2/3 जो है आप ले लेते हैं फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, लेकिन 2/3 का मतलब है कि एट रैंडम। ठीक है, तरीकाकार जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है कि टेक योर होल डाटा सेट, आपके पास पूरे का पूरा एक टेबल की शक्ल में वो होगा, डाटा सेट होगा, यू शफल इट, ठीक है, एंड पिक द फर्स्ट 2/3। तो शफल करने से बेसिकली रैंडमाइजेशन होगी और फर्स्ट 2/3 आपने आसानी से पिक कर लिए। ठीक है, और आखिरी जो 1/3 है वो भी एट रैंडम ही रह गया था आपके पास, तो वो आपने टेस्ट सेट के तौर पे निकाल लिया। तो ये एक तरीका है। ठीक है, इसके लिए ये काफ़ी कॉमन तरीका है एंड इट वर्क्स सरप्राइजिंगली वेल, क्योंकि आपने अगर वाकईतन रैंडमनेस आपकी सही है तो आपका बायस उसमें कोई नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप रैंडमनेस सही नहीं लगा रहे, आप जान जान के ऊपर वाले उठा रहे हैं, जान जान के आखिरी वाले उठा रहे हैं, या जो चीज़ें एक क्लास की हैं वो उठा रहे हैं, लेकिन इफ़ यू हैव अ यूनिफॉर्म रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन तो चांस काफ़ी अच्छा बनता है उसको। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस इट वर्क्स क्वाइट वेल। लेकिन ज़्यादा जो बेहतर तरीका, अच्छा, इसके लिए आपके पास एक तो इसको रैंडम होना ज़रूरी है, दूसरा ये है कि आपके पास पैंडास की लाइब्रेरी है, शुरू में हमने डिस्कस की थी, अगर किसी को याद है तो उसके अंदर सैम्पल का बाकायदा फंक्शन है। आपके पास एक टेबल लोडेड है मिसाल के तौर पर डीएफ के अंदर, तो आप उसको सिंपली कहेंगे कि df.sample, और इसके अंदर आप इसको बता देंगे कि कितने पॉइंट्स मुझे दो, तो वो खुद वेरी रीजनेबल किस्म की शफलिंग करके और आपको रैंडम सैंपल 2/3 निकाल के दे देगा उसके साथ, या जितना आपने मांगा है उतना वो आपको निकाल के दे देगा। जी जी, यहाँ पे चूंकि हम एक ही दफ़ा सैंपल करते हैं तो यू कैन कंसिडर इट विदाउट रिप्लेसमेंट। जी जी, विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने सही बोला ना? हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, वही चीज़ दोबारा नहीं आ सकती ना, विदाउट रिप्लेसमेंट में तो नहीं आ सकती ना, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं आ सकती। मैं इसीलिए सोच रहा था कि मैंने कहीं गलत ना बोला, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में तो दोबारा नहीं आ सकती। अच्छा जी, दूसरा जो एक तरीका है, अगेन आप लोगों ने शायद नाम सुना और नहीं सुना, तो खैर अभी बता देता हूँ। दूसरे को कहते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, इसमें तरीकाकार ये होता है, क्रॉस वैलिडेशन थोड़ा सा आगे जाके दोबारा खोलेंगे, फॉर द टाइम बिंग आप क्रॉस वैलिडेशन को टेस्ट ही समझ लें। ठीक है, एक्यूरेट बात नहीं है, लेकिन लेक्चर के एंड में ये दोबारा खोल लेंगे। तरीकाकार ये होगा कि आपके पास ये पूरे का पूरा डाटा सेट है, इसमें से एक पॉइंट को लेट से अगर आप 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करें तो टोटल 10 पीसेज में इसको डिवाइड करें, पहले पीस को एज अ टेस्ट रख लें, बाकी 9 को एज अ ट्रेनिंग ले लें। ठीक हो गया? जो चीज येलो में हाईलाइटेड है दैट इज योर वैलिडेशन टेस्ट, इसको टेस्ट कह लें फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो मार्कर चेंज हो गया सर। ये जी, अभी तक हमने जितने केसेस पढ़े हैं तो एट्रीब्यूट्स फिक्स्ड है। जी 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 लेट्स से बेसिक प्रॉब्लम इसमें एट्रीब्यूट्स भी साथ चेंज होते रहते हैं, उनकी साइज पहले 2 है, 5 दिन बाद वो 50 हो गए। जी जी जी, उनकी दोबारा ट्रेनिंग करेंगे। इन जनरल आपके पास एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होते, आपने एट्रीब्यूट्स इस तरीके से डिज़ाइन करने होते हैं कि इवन इफ देयर इज अ चेंज तो दैट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड विद इन द एट्रीब्यूट्स। मिसाल के तौर पे कोई बायोमेडिक्स का कोई प्रॉब्लम है जी 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 या मेडिकल साइंस जी जी जी, उधर तो रोजाना है ना वो चेंज। मैं मिसाल बताता हूँ ना आपको। देखिए, मिसाल इस तरह है कि जी एक मेलवेयर में, अपनी चूंकि मैं काम कर रहा हूँ उसमें, मेलवेयर में है कि जी आपके पास कौन से यूआरएल इस ऐप ने ओपन किए हैं। ठीक है, तो 10 यूआरएल होंगे, कल को कोई और यूआरएल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि हर यूआरएल को एक फीचर बनाओ, या दूसरा आप ये काम कर सकते हो कि नंबर ऑफ यूआरएल्स कितने हैं, तो वो एक एट्रीब्यूट होगा। अगर कल को नए आते भी हैं तो वो इसी में ऐड होते जाएंगे, तो एट्रीब्यूट नया नहीं आएगा। ठीक है, तो 2-3 तरीके हैं। अगर आपके पास वाकईतन कोई ऐसा एट्रीब्यूट आ जाता है जिसको आप कैप्चर नहीं कर सकते थे इनिशियल उसमें, तो यस, देन यू हैव टू रीट्रेन। ठीक है, मेरी बात की। ठीक है, उसको फिर ऑगमेंट करने के तरीके हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और यहाँ पे ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, हमने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और बाकी के ऊपर ट्रेनिंग कर ली, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट को एज अ टेस्ट ले लिया और बाकी 9 के ऊपर ट्रेनिंग कर ली, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा एक एक करके, तो ये 10 अलग अलग लर्निंग्स हमने की। ठीक है, अगर 10 फोल्ड था तो 10 अलग अलग लर्निंग्स होंगी, और आखिर में सारों की जितने आपके पास एक्यूरेसी वगैरह के रिजल्ट्स आ रहे थे उनको आप एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हो सकता है कि इस चंक के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक डाटा था जो कि बाकी डाटा सेट में नहीं था, तो आपको यहाँ पे वो एरर नजर आ जाएगा कि जी बाकियों के ऊपर जब मैं लर्निंग कर रहा था तो इसके ऊपर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। या हो सकता है कि वो जो एनॉमली है वो यहाँ पे हो, या वो एनॉमली यहाँ पे हो, या वो एनॉमली यहाँ पे हो। ठीक है, तो
इन प्रैक्टिस इवन इफ यू डू रैंडम सैम्पलिंग तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो अनोमली आपके टेस्ट सेट में जितनी है वो आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपके पास हर चीज़ जो है वो इंडिविजुअली चेक हो जाती है, ठीक है। तो ज़रा ज़्यादा रिगरस है ये, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस किया ये जाता है कि इनिशियली आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, अपने रिजल्ट्स वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं मुख्तलिफ मॉडल्स पे। फिर जब एक मॉडल के ऊपर आप फोकस हो जाते हैं कि हाँ जी ये मॉडल अच्छा है, इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, तो उसके ऊपर फिर आप 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन लगा लेते हैं, ठीक है। 10 फोल्ड कॉमन है, 5 फोल्ड भी कुछ लोग करते हैं, डिपेंड करता है आपके डाटा सेट के ऊपर। 10 अलग अलग वो बनाएंगे जी। फोल्ड्स बेसिकली पेपर को फोल्ड करते हैं ना, तो ये इस तरह ही है जैसे 10 फोल्ड्स हैं ये, ठीक है। तो इसलिए इसको 10 फोल्ड लेते हैं। मोस्टली डिपेंडेंट ऑन योर डाटा सेट। अगर आपका डाटा सेट बहुत बड़ा है तो यू कैन नॉट डू 10, सो देयरफॉर यू डू 5 फोल्ड सैम्पलिंग, ठीक है। अगर रिलेटिवली छोटा है तो 10 फोल्ड कर लेते हैं। मतलब ये देखना, मिसाल के तौर पे आपके पास अगर अनोमलीज जो हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है, तो फिर आपकी किसी और किस्म की सैम्पलिंग आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर अनोमलीज काफ़ी ज़्यादा हैं तो रैंडम सैम्पलिंग ऑल्सो वर्क्स, डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। मतलब वो डाटा साइंस के और उसके इशूज़ हैं। हमारे लिए बस इतना है कि ये एक टेक्निक है जिसको हम अप्लाई करते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन। एक हम 10 फोल्ड में जो है एक को हम एज अ टेस्ट लेते हैं, बाकी को ट्रेन, बाकी नो। फिर उसके बाद किसी और एक को टेस्ट लेते हैं, और एक का कोई सीक्वेंस है एक एक करके, क्योंकि सबको करना है एक एक करके। तो पहले इसको कर लें, बाद में उसको करने को फर्क नहीं पड़ता, आखिर में एवरेज लेनी है बस, ठीक है। और एक लर्निंग का दूसरी लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ये बात पहली जो आपने लर्निंग की ना, ये जो आपने लर्निंग की, ठीक है, ये ऐसा ही है जैसा हम अभी तक क्लासिफिकेशन करते आए। आपने कर ली, आपके थीटास की वैल्यूज आ गई, हाइपोथेसिस आ गया, उसको साइड पे रख लें, ठीक है। बस अब दूसरे उसमें ये इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे आप फ्रॉम स्क्रैच थीटास को दोबारा रैंडम से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, ताकि पीछे जो आपने लर्निंग की है वो इसको इफेक्ट ना कर सके, ठीक हो गया। मतलब ये भी शुरू से फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल सिफर से आप रैंडमली इनिशियलाइज करके उसी तरीके से इसको, उसी तरीके से इसको, और सब जब हो जाएंगे तो आखिर में एवरेज, ठीक है। सिंपल एवरेज ले लेते हैं। इसका मतलब सर ये डायनामिकली रन टाइम पर नहीं हो सकता। ये मोस्टली लर्निंग हमारी रन टाइम पे होती भी नहीं है। ये हम पहले लर्निंग करते हैं, हाइपोथेसिस रन टाइम। लर्निंग कितनी भी होती है इसके लिए हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्मेट में, मतलब ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन मोस्ट केसेस यस यू ब्रिंग इट टू नॉट टेबुलर, इंडेक्सेबल। टेबुलर ज़रूरी नहीं है, इंडेक्सेबल होना चाहिए। जी जी नहीं, मुराद मेरी ये है कि इमेज अगर है क्या है तो दैट इज़ नॉट अ टेबल बट इट इज़ इंडेक्सेबल। आप उसको कह सकते हैं कि 0,1 मुझे दे दो, ठीक है, तो यू गेट अ स्पेसिफिक पॉइंट। इट्स नॉट अ टेबल बट इट्स इंडेक्सेबल। वेक्टर की वो एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन की तरफ चले जाएंगे, उसको समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा जी, एक चीज़ जो कि ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट को कि भाई आपने टेस्ट जो करना है उसकी एक्यूरेसी वगैरह आप रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। एरर के ऊपर हम बात करते हैं, एक्यूरेसी का लफ्ज़ मैं बहुत वेगली इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाद में जाकर हम इसको तफसील से बोलेंगे। लेकिन बेसिकली अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा जो एल्गोरिथम है उसका एरर आखिर में आ रहा है 17%, ठीक है, तो आप किसकी बेसिस पे कहेंगे? ट्रेनिंग वाले एरर पे कहेंगे या टेस्ट वाले एरर के ऊपर कहेंगे, ठीक है। तो आपने जो रिपोर्ट करना होता है वो आप टेस्ट एरर को करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग एरर को रिड्यूस करना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे आसान है कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग एरर को ही देखें और उसको एग्जैक्ट 15th ऑर्डर पॉलिनोमियल पे अगर आप फिट कर दें तो वो एग्जैक्ट फिट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इस केस में? देखें, आपने एक डाटा सेट लिया, ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शंस आपने उठा लिए, ये आपने सैंपल कर लिए फॉर योर ट्रेनिंग, टेस्ट सेट अलग है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसको कहा कि 29th ऑर्डर पॉलिनोमियल फिट कर दो इसके ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सही है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है उसके पास, उसने ये फिट कर दिया। ट्रेनिंग एरर इज इक्वल टू 0, हर पॉइंट एग्जैक्ट इसने हिट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अब आप टेस्ट पॉइंट्स लेकर आए, आपका टेस्ट पॉइंट भी ऐसा ही होगा ना, तकरीबन एक पॉइंट यहाँ आ गया, 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 ठीक है। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके टेस्ट के साथ, तो आपके बहुत ज्यादा एरर्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है, एरर आपका बहुत ज्यादा है। जबकि इसकी जगह पे अगर आपने जो फिटिंग है वो ये की होती, यूं एक स्ट्रेट फिट की होती, तो काफी एरर आपका कम होता। मसला कहां से आया कि आपने जो ट्रेनिंग की है वो आपने इतना ज्यादा ट्रेनिंग एरर को कर लिया कि आपने बेसिकली ट्रेनिंग की उसको मेमोराइज कर लिया है कि अगर ये बात हो तो ये कहो, ये बात हो तो ये कहो, ये बात हो तो ये कहो। इसमें लर्निंग नहीं है, पैटर्न नहीं निकाला, अंडरलाइन जो ग्लोबल पैटर्न है उसको आपने नहीं किया। बेसिकली जो चीज़ आपने लर्न की है दैट इज नॉइज नॉट सिग्नल, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं आपके पास, कि एक होती है आपके पास नॉइज और एक होती है आपके पास सिग्नल, ठीक है। सिग्नल से मुराद ये है कि द अंडरलाइन पैटर्न इन नेचर दैट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट,
ठीक है, जो एक्चुअल रिलेशनशिप है आपके एक्स और वाई का, वो सिग्नल है। और कुछ नॉइज आती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो पर्टर्बेशंस उसके अंदर आती हैं, ठीक है, ऑसिलेशन थोड़ी सी आती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली फिट कर देते हैं ट्रेनिंग सेट को, तो आप बेसिकली नॉइज को भी मॉडल कर रहे हैं, जबकि नॉइज हर दफ़ा तो नहीं आएगी ना, कभी पॉजिटिव में नॉइज आएगी, कभी नेगेटिव में नॉइज आएगी, मुख्तलिफ किस्म की नॉइज आती रहती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम सिग्नल को तो करें लेकिन नॉइज को मॉडल ना करें। जब आप बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल पे चले जाते हैं तो आपके पास नॉइज भी मॉडल हो जाती है, जो कि हम नहीं चाहते। इसको आगे थोड़ा सा तफसील से खोलेंगे, तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, फिर उसके बाद फिर आप लोग सवाल पूछें बेशक। ये थोड़ा से आगे लंबी डिस्कशन है हमारी थोड़ी सी, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलाता हूँ, फिर उसके बाद सवाल पूछें। टेस्ट एरर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर है। क्यों? क्योंकि आपके पास टेस्ट एरर वो पॉइंट्स हैं जो कि मशीन ने पहले से नहीं देखे हुए, ठीक है। तो कल को जब इस मशीन को आप रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करेंगे तो वो भी वो वाले पॉइंट्स होंगे जो कि मशीन ने पहले से नहीं देखे हुए। तो हम बेसिकली जो रियल वर्ल्ड में एक्चुअल प्रॉब्लम्स हमें कल को आने वाले हैं उनको हम सिम्युलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 किस्म की बातें हैं, एक वो जो कि मशीन को भी पता है, हमें भी पता है, वो ट्रेनिंग सेट है। एक वो चीज़ें जो कि मशीन को नहीं पता, हमें पता है, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा कि मशीन को ऐसा लगेगा जैसे ये चीज़ नहीं है मेरे लिए, तो वो ऐसा काम करेगी जैसा कि उसने नया काम करना है कोई। हमारे लिए फायदा ये है कि हमें चूंकि उसके रिजल्ट पता है तो हम उसकी बेसिस पे ऊपर मशीन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल रियल वर्ल्ड वाला डाटा ले लें तो उसका सही रिजल्ट हमें भी नहीं पता, इस वजह से हम मशीन को इवैल्यूएट नहीं कर सकते थे। तो हमने उसको ट्रेनिंग करवाई उन चीज़ों के ऊपर जो उसको भी पता है, हमें भी पता है। हमने उसको टेस्ट किया उन चीज़ों की बेसिस के ऊपर जो उसको नहीं पता लेकिन हमें पता है। और जब हमें इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया कि मशीन ने लर्निंग कर ली है, तो हमने इसको डिप्लॉय कर दिया रियल वर्ल्ड में, और अब ये उस डाटा के ऊपर काम कर रही है जो ना हमें पता है ना इसको पता है। तो फिर हम इसके जवाब के ऊपर रिलाई करेंगे, ठीक, समझ आ गई बात ये? अच्छा, इसमें यह बात जरूरी है कि आपके पास टेस्ट डाटा है, उसको बिल्कुल मशीन को नजर नहीं आना चाहिए आपकी ट्रेनिंग के दरमियान में, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो उसको भी लर्न कर लेगा, उसको भी याद कर लेगा। ऐसा ही है जैसे आपने एग्जाम पेपर के आंसर जो है वो मशीन को दिखा दिए पहले से, फिर आप एग्जाम में अगर वो सवाल उससे पूछेंगे वो रिप्रोड्यूस कर देगी, क्योंकि मेमोरी का मशीन को इतना बड़ा मसला नहीं है। समझ आ रही बात की? ये चीज़ आगे चल रही है, टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, सवाल थोड़ी देर के लिए रोके। खैर जनाब चले पूछ ये आपने ये पॉलिनोमियल बना दिया है, ये आगे मैं दोबारा बना रहा हूँ, खैर आ रहा है, आगे आ रहा है। लेकिन इसमें अब टेस्ट एरर किधर होगा? टेस्ट एरर तब आएगा जब ये ब्लू पॉइंट्स मेरे टेस्ट हैं, जब मैंने ये पॉइंट इसको कहा कि मुझे इवैल्यूएट करके दो, तो वो प्लॉट नहीं हुआ इसमें, आई मीन शुरू में प्लॉट नहीं होगा, मॉडल नहीं हो सका इसके अंदर, मॉडल नहीं हो सका, क्योंकि उसने तो याद कर लिया ना उन चीज़ों को, ठीक है। तो अब जब मैं उसको नया पॉइंट देता हूँ तो ये पॉइंट तो उसने नहीं देखा हुआ था और उसने तो गोटा लगाया हुआ उसके ऊपर, ठीक है। वो तो कहता है कि जब ये पॉइंट होगा तो मैं ये कहूँगा बस, ठीक है। तो वो इस वजह से उसका सही जवाब नहीं दे पा रहा। सर हमारे पास जो डेटा सेट होता है, ठीक है सर, उसी की से हमारा ट्रेनिंग और लेट्स से टेस्ट, जी जी जी, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ों का मुख्तलिफ चीज़ों के साथ ताल्लुक होता है। अब किस चीज़ का किसके साथ कितना ताल्लुक है इसको देखने के लिए हमें डेटा सेट को देखना पड़ेगा जी। वो हमें नहीं देखना पड़ेगा, वो जो हमारे थीटास हमने लर्न किए हैं वो हमें खुद बता देंगे। आगे पूछे। वो बात मैंने क्यों कहा देखना पड़ेगा सर, पूरा क्वेश्चन हो जी जी तो आपको हम ये कह रहे हैं सर कि टेस्ट डेटा का बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ट्रेनिंग डेटा में वो पैटर्न्स मौजूद जी जी जी, टेस्ट डेटा को वही पैटर्न्स हम चाह रहे हैं कि मशीन फाइंड कर ले, लेकिन जो स्पेसिफिक टेस्ट डाटा की एक्चुअल लेट से रिग्रेशन करके जो वैल्यू आनी चाहिए ना, वो वैल्यू हम उसको नहीं बताना चाहते। हम चाहते हैं कि वो जो अंडरलाइन पैटर्न है ना, हाँ, वो पैटर्न की बेसिस के ऊपर ये वाला खुद प्रिडिक्ट वो कर सके, और वही हम टेस्टिंग में देखना चाहते हैं कि ये प्रिडिक्शन कितनी अच्छी करता है। तो एग्जैक्टली वो पैटर्न वहाँ पे होंगे और वो इफेक्ट यहाँ पे है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो इफेक्ट ये फाइंड करे, हम वो स्पेसिफिक जवाब उसको नहीं बताना चाहिए। जिस तरह एग्जाम का वो होता है ना, हम ये चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट सीख जाए और इस कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर अगर कोई नया प्रॉब्लम आता है तो ये उसको रिजॉल्व कर सके, ठीक है। लेकिन वो स्पेसिफिक नॉइज वाली चीज़ जो है वो उसको मॉडल हम नहीं करना चाहते, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने अगेन कुछ लोगों ने ये बायस एंड वेरिएंस की बात देखी होगी। दो चीज़ें हैं आपके पास, एक है बायस और एक है वेरिएंस। इसको हम थोड़ा सा तफसील से अभी यहाँ पे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। ये अब मैं आपको ग्राउंड ट्रूथ वैसे बता देता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। मैंने जो इसको जिस प्लॉट से बनाया है वो बेसिकली ग्राउंड ट्रूथ इसका क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक की इस किस्म की यूं करके आपकी शेप आती है, ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक बेसिकली लीनियर नहीं इंक्रीज हो रहा है। अब फर्ज करें कि मैं इसको अगर लीनियरली मॉडल करता हूं तो मुझे जवाब क्या मिलेगा, ठीक है। अगर देखें ये मेरे पास जो ग्राउंड ट्रूथ है वो ये है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अज्यूम करें कि ये पॉइंट्स के ऊपर से गई है लाइन, ठीक है। अगर मैं इसको लीनियरली मॉडल करता हूं तो किस तरीके से आएगी, थोड़ा सा सही मॉडल कर लेते हैं, ऐसे आएगी तकरीबन लाइन, ठीक है। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक कर लेता हूं तो ये ऐसे आएगी। अगर मैं इसको क्यूबिक में ले जाता हूं तो कैसे आएगी, ठीक है, ऐसे आ सकती है तकरीबन। अगर मैं इसको और ज्यादा लेट से 20th ऑर्डर पॉलिनोमियल पे ले जाता हूं तो फिर ये
ऐसी कुछ चीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, एरर चूंकि हमने कम करना है तो वो चाहेगा कि मैं हर पॉइंट को हिट करके जाऊँ, ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अब मसला ये है कि ग्राउंड ट्रूथ हमने मशीन को नहीं बताया, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि मैंने इसको क्वाड्रेटिक रखा हुआ है, मशीन को ग्राउंड ट्रूथ का नहीं पता। तो हम उसको शुरू में हमने बात की थी कि हम क्या करते हैं कि लीनियर से जब पोलिनोमियल पे जाते हैं तो हम उसको और फीचर्स भी दे देते हैं, तो वहाँ पे हमें ये मसला आया था कि भाई कितने बताएं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फीचर है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे लेट से 3 है और यहाँ पे हमारे पास 20 है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें से कौन सी बात सही है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा। अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग एरर को देखेंगे तो ट्रेनिंग एरर तो 0 इसका है, तो हम कहेंगे ये सबसे अच्छा है, जबकि हमें नजर आ रहा है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन। और हमें चूंकि ग्राउंड ट्रूथ का पता है तो हमें ये पता है कि दिस इज द राइट सोल्यूशन, दिस इज नॉट द राइट सोल्यूशन, ठीक है। तो अब ये चीज मशीन खुद कैसे लर्न करेगी, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि कितना कौन सा ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल होना चाहिए वो मशीन खुद लर्न कर ले। ऑब्जेक्टिव समझ आए? हम ये चाहते हैं कि कौन से ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल तक जाना है उसको मशीन खुद लर्न कर ले। ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें क्या होगा कि हमारे पास जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 1 होगा तो हमारा एरर रेट काफी ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें एरर रेट हमारा काफी ज्यादा होगा ना, अक्सर चीजें मॉडल ही नहीं हो सक रही, ठीक है। जबकि हमारे पास अगर जब ये थोड़ा सा आगे हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो एरर थोड़ा सा कम हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा आ गई, ठीक है। अब हम ज्यादा पॉइंट्स को हिट कर सकते हैं तो एरर थोड़ा और कम हो जाएगा, जहां पे समझ नहीं है मुझे रोके, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ज्यादा होती जाएंगी, 20 पे आके हमारा एरर बिल्कुल 0 हो गया। ट्रेनिंग एरर की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रेनिंग एरर है वो बेसिकली या 0 पे चला गया या लेट्स से कि 0 के काफी करीब हो गया, बस वो कम ही हो रहा है, वो दोबारा ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइन के अंदर जो बेंडीनेस है वो ज्यादा आ रही है और वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को हिट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एरर कम ही होगा हमेशा। लेकिन हमें पता है कि ट्रेनिंग एरर को हम मिनिमाइज नहीं करना चाहते। टेस्ट एरर को देखते हैं कि टेस्ट एरर शुरू में क्या होगा। टेस्ट एरर शुरू में हमारे पास यहाँ पे लेट्स से अगर कोई नया पॉइंट आता है तो वो पॉइंट किस शक्ल में आएगा, लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, उसी मॉडल पे आएगा ना जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, ठीक है। ग्राउंड ट्रूथ तो वही है। तो यहाँ पे अब हमारे पास शुरू में दोनों चूंकि एक ही जैसे हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसके एरर रेट तकरीबन एक ही जैसे होंगे। ट्रेनिंग और टेस्ट का एरर तकरीबन एक ही जैसा होगा ना, डाटा भी एक जैसा है और मॉडल भी एक जैसा है जी। जब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा तो ये एरर थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर ये एरर जो है वो अब कम होना बंद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे चलाते मिलेंगे। अब मसला क्या है कि इसके बाद अब आप जब बेंडीनेस ज्यादा कर रहे हैं तो आप ये जो ट्रेनिंग डाटा है ये तो चूंकि मशीन ने देख लिया है तो वो उनको तो एग्जैक्ट फिट कर रही है, लेकिन जो नया डाटा आ रहा है अब वो नए डाटा को गलत प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि उसने तो वो याद किया हुआ है, नई बात वो अब नहीं मॉडल कर सक रही। तो क्या होगा कि आपका जो एरर है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब आप 15th ऑर्डर पॉलिनोमियल पे जाएंगे तो आपका एरर रेट शुरू से भी बहुत ज्यादा हुआ होगा क्योंकि आप यहाँ पे इसके ऊपर इतना बड़ा एरर आ रहा है, यहाँ पे अगर कोई डाटा था तो उसके ऊपर इतना बड़ा एरर आ रहा है, यहाँ पे कोई डाटा था तो इतना बड़ा एरर आ रहा है, यहाँ पे डाटा था तो इतना एरर आ रहा है, यहाँ डाटा था तो इतना एरर है, जबकि यहाँ पे एरर जो है हमारे पास काफी कम थे, ठीक है, थे लेकिन उतने नहीं थे। सर ये भी हो सकता है कि जो 20 पॉलिनोमियल है वो किसी एक पर पूरा ठीक चला जाए या दो पर जी जी, अगर हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ ही 20th ऑर्डर पॉलिनोमियल का तो फिर 20th ऑर्डर पॉलिनोमियल है, लेकिन उसको अगर आप फिर एक्सटेंड कर दे 40th ऑर्डर पॉलिनोमियल तक तो 40th वाला बुरा होगा फिर। सर असल में मैं ये बात करना चाहता था सर कि अगर ट्रेनिंग सेट को बिल्कुल एग्जैक्टली लेट्स से 20th ऑर्डर की बात करें तो आपने कहा सर ये नॉइज आएगा, नॉइज लेट्स से हमारे पास एनोमलीज है, लेकिन नॉइज के साथ साथ वो जो डेटा हमारे काम का है वो भी तो आ रहा है, जी जी दोनों चीजें, सिग्नल भी आ रहा है जी जी। अब ये भी बहुत मुमकिन है कि जो टेस्ट है वो भी हमारे पास 20 का ही हो, मतलब वो फिटिंग के अगर हिसाब से 20 का हो ना, अगर वो 20 का ही हो तो फिर आप यहाँ पे 20 लिख लें और इसको 40 कर दें। कहने का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पॉइंट पे ग्राउंड ट्रूथ है और उस पॉइंट से अगर हम फर्दर कंप्लेक्स करते हैं अपने मॉडल को तो दैट इज गोइंग टू मॉडल नॉइज, नॉट दिस ग्राउंड ट्रूथ, द पैटर्न, द अंडरलाइंग पैटर्न, ठीक है। वॉट एवर दैट पॉइंट इज, यहाँ पे हमने 2 लिया है, इसको आप 20 भी ले सकते हैं, ठीक है। वॉट एवर दैट ग्राउंड ट्रूथ पॉइंट इज, ठीक हो गया। हमें पता है सर ग्राउंड, हमें पता है, मशीन को नहीं पता। हम ये चाहते हैं कि मशीन भी वो ढूंढ ले, हम यहाँ जाना चाह रहे हैं। हमें ग्राउंड ट्रूथ पता है, हम चाहते हैं कि मशीन भी ढूंढ ले। जिस तरह हमने कहा था ना, थीटास हमें पहले पता थे और हम कह रहे थे कि मशीन ढूंढ ले, तो अब हम ये कह रहे हैं कि ग्राउंड ट्रूथ की पॉलिनोमियल की डिग्री हमें पता है, हम चाहते हैं मशीन ढूंढ ले, ठीक है। तो उसकी तरफ आते हैं थोड़ा में। तो ये देखिए ये जगह जो है, इस जगह को कहा जाता है हाई बायस। और इन टर्म्स के मकसद को समझें, क्योंकि इसको बायस क्यों कहते हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि आगे के जो मॉडल्स हैं वो फिर बंदे को समझ नहीं आते अगर आपको नहीं पता। बायस इस वजह से इसको कहते हैं कि ये मशीन है, ये सुबह उठी, ठीक है, और इसने ये सोचा हुआ है कि ये मॉडल जो है ये लीनियर है, ठीक है। अब खुदा करेगा आप इसको जो डाटा दिखाते रहेंगे कि ये लीनियर है, ठीक है। वो इनको हम कहते हैं कि कहाँ छिटा,
ठीक है, तो वो एक बंदा वो कहता है कवा जो है सफ़ेद होता है। अब आप उसको बताते रहे, सारी कहानी बताते रहे, वो कहता है कवा सफ़ेद होता है बस। तो ये इसका तासुब है, ठीक है, कि ये डाटा जो है ये लीनियर है, ठीक है। अब चाहे आप उसको डाटा जितना देते जाएं, ठीक है, वो कहेगा ये लीनियर है। आप कहेंगे भाई ये देखो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, वो कहेगा ये लीनियर है, लाइन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। आप उसको और दिखाएंगे कि देखो जी और डाटा ऊपर जा रहा है, वो कहेगा ये लीनियर है, लाइन को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। वो ये बात समझने पे तैयार नहीं है कि ये लीनियर नहीं है, मॉडल को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ये इस वजह से इसको बायस कहा जाता है कि मॉडल के अंदर एक इनहेरेंट इनकेपेबिलिटी टू मॉडल द डाटा है। वजह इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपके पास लेट्स से 10,000 डाटा पॉइंट्स थे और आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज हाई बायस, ठीक है। हाई बायस आपको किस तरह पता चलेगा, जब ट्रेनिंग और टेस्ट एरर दोनों हाई है। पूरा फ्लो देखें, ये तो इसकी ट्रेनिंग गलत हो रही है ना। जी जी जी, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। देखिए पूरी फ्लो को देखें, आपने उसको 10,000 डाटा पॉइंट्स दिए, ट्रेनिंग एरर भी हाई, टेस्ट एरर भी हाई, और जब आपने इसको ये पूरा का पूरा ग्राफ किया तो इस तरह की शक्ल बन रही है। तो आपको ये पता चला कि हमारे पास जो मॉडल है वो बेसिकली हाई बायस पे है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग एरर भी हाई, टेस्ट एरर भी हाई, ठीक है। जब दोनों हाई, इसका मतलब है कि ये डाटा को किसी भी तरीके से सही मॉडल नहीं करा। जब आपको ये पता चल गया और आप ये कहते हैं कि जी मैंने अपने एरर को कम करना है, तो आप क्या करते हैं, अपने बॉस के पास जाते हैं, भाई हमारे पास डाटा जो है वो 10,000 पॉइंट्स है, ऐसा करते हैं एक 10,000 पॉइंट्स और डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि हमारा ये एरर कम हो जाए, ठीक है। तो व्हाट यू आर सजेस्टिंग मेक्स नो सेंस। सर अगर हमारे पास ट्रेनिंग है, ठीक है सर, तो ट्रेनिंग पर कैसे बायसनेस आ सकती है? ट्रेनिंग से तो वो मॉडल ट्रेनिंग पे देखें ना, यहाँ पे बायसनेस आ रही है ना, ये देखें, ये लाइन क्लियरली हमें नजर आ रही है कि ऊपर की तरफ जा रही है, ये डाटा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सर इसे लीनियर कैसे कंसीडर किया? किसी डेटा जी जी जी, हम वही कह रहे हैं ना कि मशीन को हम ये समझाना चाह रहे हैं ना, तो मशीन ये समझ के बैठी हुई है कि लीनियर है। लेकिन कैसे सर? आगे आते हैं ना उसकी तरफ। ये तो अज्यूम कर लेना कि हमने मशीन ये समझ रही है कि लीनियर है, ठीक है। अगर मशीन ये समझ ले फिर तो मसला नहीं है ना। सर आपने थीटा की वैल्यूज ऐसी रखी है कि जी जी जी, मतलब वो तो जरूरी बताएं कि मशीन खुद तो नहीं कर रही ना, मैंने उसको बताया, मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि मैंने उसको, अगर मैंने उसको लीनियर रखा है इसका मतलब है कि मेरा मॉडल जो मैंने उसको बताया वो सही नहीं है, ऐसा सही है, ठीक है। अच्छा, मैं मशीन को इंटेलिजेंट साबित करवाना चाह रहा हूँ ना, खैर है बेचारी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो बायस से देखें इफेक्ट क्या निकला कि अगर आपका बायस हाई है तो आपके पास अगर ज़्यादा डाटा सेट आप इंक्रीज करते भी जाएं कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके पास मेडिकल इमेजिंग में आप काम कर रहे हैं, आपके पास 10,000 तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, मेडिकल इमेजिंग में शायद थोड़े कम ही होते हैं, लेट्स से आपके पास 500 इमेजेस का डाटा है, ठीक है, और आपके पास हाई बायस आ रहा है और आपने एरर को कम करना है और आप सोल्यूशन ये निकालते हैं कि मैं और कहीं से डाटा सेट जमा कर लूँ ताकि मैं इसको बायस को कम कर लूँ, ठीक है। तो और डाटा कलेक्ट करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। समझ पड़ी बात की कि इसका हम रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन क्या निकाल रहे हैं कि अगर आपके पास बायस ज़्यादा है तो और डाटा कलेक्ट मत करें, और डाटा कलेक्ट करने से एरर कम नहीं होगा। लेकिन सर इस तरह क्यों सोचते हैं कि और डेटा कलेक्ट करने से कम हो जाएगा? क्योंकि जनरल जो अप्रोच है वो ये है कि जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना एरर कम होगा, इधर इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा लर्निंग अच्छी होगी, डाटा ज़्यादा लर्निंग अच्छी। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। एक और सर में बाकायदा स्पेसिफिकली जोर दे के उसने कहा कि सिलिकॉन वैली में अक्सर लोग यही काम करते हैं और हमने खुद भी देखा है कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो आपके जहन में यही चीज़ आती है पहले। लेकिन सर देखिए, एक तो बात ये है कि हम दरमियान में करें, एक बात ये है कि हम शुरू से करें। तो अगर हम एक हमारा जो लेट्स से बायसनेस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम प्रोसेस को चला रहे हैं, अभी दरमियान में है। जी, तो जी, अगर जी। हम इस वक्त डेटा ज्यादा करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम शुरू से ज्यादा करेंगे जी जी, फिर तो फर्क पड़ेगा ना। फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने लीनियर की अजम्पशन ली हुई है ना तो आप डाटा चाहे शुरू में लाएं या आखिर में लाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सिरे से मॉडल ही गलत है, ठीक है। आपका मॉडल कह रहा है लीनियर है जबकि लीनियर नहीं है। आप चाहे जितना उसको डाटा दे दें वो लीनियर ही रहेगा, बात सही नहीं होगी। लेट्स से हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है सर, और वो लीनियर लाइन पर भी पूरा आ रहा है, तो लीनियर लाइन पे तो पूरा मैच करेगा। अगर लीनियर पे पूरा आ रहा है, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ग्राउंड ट्रूथ हमारे पास क्वाड्रेटिक है और हम उसको लीनियरली फिट कर रहे हैं। सर लेट्स से हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है सर, हाँ, अगर तो ज़्यादा बना लेते हैं ना, बना लेते हैं, सही की क्या बात है। सर डेटा ज़्यादा करने से फर्क पड़ेगा। देखें सबर करें ना, ये देखें लेट से मेरे पास ये 3 पॉइंट्स थे क्वाड्रेटिक में, मैंने लीनियर बनाया इसको, लाइन क्या आ गया, हाइपोथेसिस ये आ गया, Yes, sir. ठीक है। लेट से मैं जाता हूँ और एक 10 पॉइंट्स और ले आता हूँ, वो पॉइंट्स भी इसी पैटर्न के ऊपर होंगे ना। Yes, sir. सर लेट्स से हमारे पास डेटा इतना ज्यादा है कि वो सबको फिल करता है सर, तो फिर तो लाइन पे आएगा ना सर। नहीं आएगा। देखें ना, मैं बना रहा हूँ ना, ये देखें क्वाड्रेटिक है हमारे पास, ठीक है, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं लाइन, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हाइपोथेसिस कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाले एरर्स तो फिर भी उतने ही रहेंगे ना, एरर्स को देखें कितने ज़्यादा हैं। आप इस लाइन को अगर बेंड जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके एरर्स और कम नहीं होंगे इससे। लाइन को आपको बेंड जब करेंगे, क्योंकि आप अगर लाइन को ऊपर करेंगे तो नीचे वालों का एरर ज्यादा हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ऊपर वालों का एरर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दिस लाइन इज बेसिकली नॉट मॉडलिंग दी एक्चुअल अंडरलाइंग ट्रूथ। सर अगर डेटा बहुत ज्यादा हो तब भी लाइन पर पॉइंट्स फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि उसका ग्राउंड ट्रूथ जो है दैट इज क्वाड्रेटिक। सर अगर 10,000 पॉइंट्स जितने लाइन पे ज्यादा होंगे उतने लाइन से बाहर भी जी, अगर आप ज्यादा करेंगे ना, ये assume करें कि हमें डेटा का नहीं पता है, तो शायद जी, जी, जी। वो फिर आखिर- ग्राउंड ट्रूथ वो मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया कि ग्राउंड ट्रूथ आपका है क्वाड्रेटिक,
ठीक है। सर, असल में आपने बात की कि डेटा को ज्यादा करने से फर्क नहीं पड़ेगा। जी, जी। अगर हमारे पास यहाँ पे सर लेट्स से 10,000 पॉइंट्स तो तब भी लाइन देखिए ना, बना देते हैं ना 10,000। सर वो असल में यहाँ पहले कहा कि ये लाइन ही लाइन ही रहेगी, ये देखें मैंने 10,000 पॉइंट्स बना दी, ठीक है। जितनी चीजें लाइन के ऊपर हैं उतनी चीजें लाइन से दूर भी है ना। फिर 10,000 में ऐड करूंगा तो लेट से 200 लाइन के ऊपर आ जाएंगे, तो बाकी 8,000 9,800 जो है वो लाइन से दूर भी होंगे ना फिर, ठीक है। तो जब तक, वही बता रहा हूँ कि जब तक आप लाइन को बेंड नहीं करेंगे ना, तब तक आपका ये एरर ओवरकम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है कि जब आपके पास हाई बायस है तो गेटिंग मोर डाटा डज नॉट हेल्प। डू नॉट स्पेंड 6 months गेटिंग मोर डाटा। अगर बायस होने नहीं फिर हाँ। डेटा से बहुत जी जी जी, वो आगे जाते हैं उसी तरह, ठीक है। ये बात होगी। अब अब इसकी कंडीशन ये है कि ट्रेनिंग रेट भी आपका ज्यादा होगा। जी, दोनों ज़्यादा होंगे आपके पास नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, अब आप आगे एक जगह पे, अब यहाँ पे आके आपको पता चल गया कि इस जगह पे आपके पास ट्रेनिंग एरर जो है वो तो कम हो ही जा रहा है, लेकिन आपके पास टेस्ट एरर जो है वो अब कम नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए, ये तो अच्छी बात होगी, थोड़ी देर के लिए छोड़ें इसको, आगे जाएं। अब यहाँ पे हम आगे, अब हमें ये पता चला कि भाई ट्रेनिंग एरर तो 0 के करीब पहुंच गया है, लेकिन टेस्ट एरर जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो ट्रेनिंग का एरर है आपके पास, उसमें और टेस्ट के एरर में फर्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप उसको एक डाटा दे रहे थे तो वो एक बात कर रहा था, और वही बात अगर दूसरे डाटा सेट के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की गई, नया डाटा सेट है ना एक तरीके से, जब उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की गई तो आपके पास रिजल्ट्स ड्रास्टिकली फर्क आ रहे हैं। यहाँ पे एरर 0 था, यहाँ पे एरर आपके पास 80% है। ड्रास्टिक डिफरेंस है दोनों के दरमियान में, ठीक है, जिसका क्या मतलब है कि वेरिएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक बात के जवाब में जितना एरर है और दूसरे बात के जवाब में जितना एरर है, उनके दरमियान में फर्क बहुत ज्यादा है। इस फर्क को कहा जाता है वेरिएंस। इस वजह से इस जगह को कहा जाता है हाई वेरिएंस, ठीक है। ये बात समझ आई। हमने उसको एक डाटा सेट दिया जिसको हम ट्रेनिंग कह रहे हैं, उसने कहा कि जी इसके ऊपर एरर 0% है, मेरा हाइपोथेसिस बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा हमने उसको डाटा सेट दिया विच इज द टेस्ट सेट, तो उसके ऊपर उसने कहा कि जी मेरा हाइपोथेसिस वही वाला एरर दे रहा है 80%, बहुत हाई है ना, देखें कितना ऊपर है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और उसको लेट से 10-fold क्रॉस वैलिडेशन थी, एक और हमने उसको दिया, वो कहता है इसके ऊपर 70% है, एक देते हैं कहता है 20% है, एक कहता है बस इधर उधर की मार रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं हाई वेरिएंस। वेरिएंस बहुत ज्यादा है इनके दरमियान में, ठीक है। तो हाई बायस का मतलब है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अपने डाटा को अंडरफिट कर रहे हैं, ठीक है। ये है हाई बायस। हाई बायस का क्या मतलब है कि आप बेसिकली अंडरफिट कर रहे हैं। अंडरफिट का मतलब ये है कि जितनी मॉडल की कंप्लेक्सिटी है उसी कंप्लेक्सिटी तक आप नहीं जा रहे, आप पहले से अज्यूम करके बैठे हुए कि ये मॉडल सिंपल है, इस वजह से इसको हाई बायस कहा जाता है। तो हाई बायस इज इक्विवेलेंट टू अंडरफिटिंग, ठीक हो गया। और जब आप यहां पे बिल्कुल याद करके चीजें बैठे हुए हो, इसको कहा जाता है ओवरफिटिंग, ठीक है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग किस्म की चीजें, दोनों टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग हमें आसानी से समझ आ जाती है, जब बायस वेरिएंस की आप बात करते हैं तो जरा कंफ्यूजन थोड़ी सी होती है। तो इस वजह से आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि हाई बायस इज अंडर फिटिंग एंड हाई वेरिएंस इज ओवर फिटिंग, एक्सेप्ट इन सम केसेस। आप कह रहे थे कि मैंने इसको लीनियर किया है, जी, असल में आपने ये जो मॉडलिंग की है गलत, मैंने गलत किया है, बिल्कुल नहीं, ये मसला ये है ना, मसला ये है। अगर आप ये मॉडलिंग ना करते ना, जी जी, तो फिर ये सही काम करता है। डेटा को छोड़ देते हैं और जी 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 जो ऑटोमेशन है वो थीटा मालूम करने का जी जी जी, वो छोड़ लेते, तो ये कभी फिर फर्क पड़ता देखो करने से। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने नहीं किया तो मैंने यहाँ पे ये करना होता ना, मैं इसको ये तो बताता ना कि एच थीटा ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, जी सर, जो कि मैंने थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स लिया था, जी सर, ठीक है। अब इस x के अंदर मैंने डाले थे x0 x1, ठीक है। अगर इसके अंदर वो x1 स्क्वायर मैंने ना डाला डाटा में, तो फिर तो ये नहीं कर सकता ना, वो तो मुझे डालना पड़ेगा ना, जी जी। मैंने वो नहीं डाला तो मुझसे गलती होगी ना, तो आप ये क्यों कहेंगे हाँ अब डेटा ज्यादा करने से फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेट से मैंने इसके अंदर x1 स्क्वायर भी डाल दिया, ठीक है, और x2 स्क्वायर, x2 नहीं है, चलो x1 स्क्वायर मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब बात ठीक होगी। लेकिन मुझे तो ग्राउंड ट्रूथ इस सूरत में अगर पता है तो मैं x1 स्क्वायर करूंगा ना, मुझे अगर ग्राउंड ट्रूथ नहीं पता, मैं वही फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या पता है 15th ऑर्डर पॉलिनोमियल तक हो। फर्ज करें अगर मैं कहता हूँ कि जी हो सकता है ये 8 तक हो, तो मैं इसको ले जाता हूँ x to the 8 तक, x1 to the 8 तक ले जाता हूँ, ठीक है। लेकिन वो था क्वाड्रेटिक, तो फिर ओवरफिटिंग हो जाएगी, वो भी गलत है। तो अब मैं ना ये कर सकता हूँ ना मैं वो कर सकता हूँ, अब क्या करूँ आप मुझे बता दो, मैं कहाँ तक लेके जाऊँ इसको। आप मुझे जो भी नंबर बताओगे मैं ये कहूँगा ना, लेट से आप कहते हो x to the 4, x1 to the 4, मैं कहूँगा अगर राउंड 2 16 पे हो तो फिर बायस हो जाएगा। आपको जी 12 ले जाओ, मैं कहूँगा अगर वो उधर 2 पे हो तो फिर, मतलब जवाब नहीं है ना इस बात का कोई। हम ये चाहते हैं कि जवाब मशीन खुद निकाल ले, आगे वही करने वाले हैं, ये जवाब मशीन से निकलवाना चाहते हैं, ये डिसीजन हम अपने आप से हटा के मशीन के ऊपर डाल देंगे, ठीक है, ताकि ये कौन से ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल तक जाना है ये डिसीजन मशीन खुद ले, सो ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे एक असाइड को हम देखेंगे। मैथ्स मुश्किल नहीं है,
लेकिन मैं बेसिक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि बैठ जाए ये चीज़, ठीक है। ये ज़रा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास एक फार्मूला है जी। हाई वेरिएंस को ओवरफिटिंग से हाई वेरिएंस को ओवरफिटिंग इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वेरिएंस आपके पास हाई तब आएगी जब इसने ये ट्रेनिंग वाले सेट को मेमोराइज कर लिया। It's fitting very closely to the training. हाई वेरिएंस में वो सब कुछ समझ के बैठा। समझ के नहीं, इस तरह कह लें कि याद करके बैठा होता है, ठीक है। अगर आपने मुझे 5 कहा तो मैं 2 जवाब दूंगा, अगर आपने मुझे 7 कहा तो मैं 16 जवाब दूंगा, ठीक है। अब आपने उसको कह दिया 8, अब वो तो उसको पता नहीं है, वही दूज मारेगा कोई, याद करके बैठा हुआ ना, उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है अंडरलाइन कॉन्सेप्ट की। आपने उसको एक नई बात बता दी। वो एक बच्चा होता है ना जिसने रटा मारा होता है सारे पूरे कोड के ऊपर, सी के कोड के ऊपर, आपने उसको फैक्टोरियल की जगह कह दिया कि जी रिवर्स फैक्टोरियल बनाओ, बस वो उधर ही बैठ जाएगा बस, ठीक है। पता नहीं रिवर्स फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है, एनीवे, ठीक है। तो आपके पास ये एक फार्मूला है, ठीक है, W = 2Z + AZ², सही है। ये पहले ये देख लें कि कहाँ से आ गया, उसको छोड़ें फिलहाल, इसको देखेंगे इस इफेक्ट में क्या बनाने चाह रहा हूँ, फिर आगे इसको लेके जाते हैं। अगर Z की वैल्यू 10 है फिक्स, ठीक है, A की वैल्यू पहले हम लेते हैं 15, ठीक है, तो इसे क्या बनेगा, W = 2 × 10 + 15 × बोले ना क्या बनेगा, 10 square. Z ठीक है। इसे क्या चीज़ बन जाएगी, 20 अच्छा चले। अब A = 0.1 ले लें, तो W = 10 का है, 1 into 100. वो 0.1 है ना, देखा ना, गलत ना करें, मैं पहले से ही गलत हूँ। 20 plus 21 हो जाएगा. 20 + 10 20 + 1. 10 कितना, 10 10 times. 0.1 लिया मैंने, अच्छा ठीक है, 30। अच्छा फ़र्क देखें, ये 15 20 और ये 30 है, सही है। ये इसको भी देख लें, रख लें अपने पास सिर्फ, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे W की वैल्यू आई 15 20, यहाँ पे वैल्यू आई 30। फ़र्क हमने क्या किया, यहाँ पे A की वैल्यू को हमने फ़र्क किया, ठीक है। तो A की वैल्यू को जब मैंने बहुत थोड़ा कर दिया तो यहाँ पे ये जो Z² का जो इफेक्ट था वो बेसिकली ख़त्म होने के करीब आ गया। अगर मैं इसको 0.01 ले लूँ तो ये हो जाएगा 20.1, ठीक है। A को मैं जितना छोटा करता जाऊंगा उतना ज़्यादा ये जो Z² है इसका इफेक्ट ख़त्म होता जाएगा। बेसिकली उसका वेट है ना एक तरीके से ये, तो उसको मैं बिल्कुल कम कर दूंगा, समझ पड़ी, जिसका कि मतलब है कि दिस टर्म विल नो लॉन्गर बी ऑफ एनी सिग्निफिकेंस इफ A अप्रोचेस 0, ठीक है। अगर एक को बिल्कुल 0 के मैं करीब करता जाऊंगा तो इफेक्ट कम होता जाएगा, और जितना मैं इसका इफेक्ट ज्यादा करता जाऊंगा उतना इस 2Z का इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना इसके अंदर, ठीक है, बेसिक इसके अंदर। अच्छा, इस चीज़ को कंटूर प्लॉट्स आप लोगों को याद होंगे, थोड़ा सा उनको वो करें। मैं छोटा सा एक रिव्यू देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास है θ1 और यहाँ पे हमारे पास है θ2, ठीक है। हम लोगों ने लर्निंग शुरू की, हमने एट रैंडम किसी चीज़ पे स्टार्ट किया, लेट्स से हम यहाँ पे आए थे, ठीक है। फिर हमने ग्रेडियंट डिसेंड किया तो हम थोड़ा सा नीचे गए, फिर थोड़ा और नीचे गए, फिर थोड़ा और नीचे गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जबकि हम यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुँच गए तो हमारा मिनिमम पॉइंट आ गया था। ऐसी बात थी, ये क्लियर है बिल्कुल सबको, ठीक है। इसको अभी हम इस तरह इसमें बम रख के फाड़ देंगे इसको, इस वजह से ये बताएं कि ये क्लियर है बिल्कुल क्या नहीं है। अगर ज़रा सा भी मसला है तो मुझे बताएं, ठीक है। हमने बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंड करके हम मिनिमम की तरफ गए थे, ठीक हो गया। कंटूर में हमारे पास जो लोकल मिनिमम जी, वो कैसे आता है? ग्लोबल है, ग्लोबल मिनिमम है, वो ये पॉइंट है, मैंने अभी बना के बता दिया आपको। इसमें लोकल मिनिमम नहीं आ सकता, नहीं, क्योंकि हमारे पास मीन स्क्वायर एरर है, मीन स्क्वायर एरर के अंदर लोकल मिनिमम नहीं, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम। अच्छा, अभी हम एक और फंक्शन ले रहे हैं। ये तो हमारे पास एरर फंक्शन था ना, ठीक है, जो हम शुरू से बात करते हैं। अभी मैं एक और फंक्शन ले रहा हूँ, इसका और उस फंक्शन का आपस में कोई ताल्लुक अभी नहीं है, ठीक है। वो फंक्शन है ये आपके पास, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली, θ1 + θ2 स्क्वायर का फंक्शन है ये, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन जो है बेसिकली सर्कल की वो आपके पास आती है, ठीक है। एक्चुअली θ1 स्क्वायर + θ2 स्क्वायर है ये, ठीक है। θ1 स्क्वायर + θ2 स्क्वायर, तो ये आपके पास सर्कल आ जाता है, ठीक है। इसको आप इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो ये अ सर्कल विद ए रेडियस ऑफ 1 आएगा। जब आप इसको इज इक्वल टू 2 रखेंगे, अ सर्कल विद ए रेडियस ऑफ 3। जितना ज़्यादा करते जाएंगे तो ये सर्कल बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से एक बॉल शेप वहाँ पे भी बन जाती है, जो कि मैंने यहाँ पे कंटूर प्लॉट में बनाई है। ये समझ रही बात की। इसका θ1 स्क्वायर + θ2 स्क्वायर में हम थीटास की कौन सी वैल्यूज दे सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम हो जाए? मुझे को बता सकता है? कैसे सर? दो तरीके बताने के। ये जो फंक्शन है θ1 स्क्वायर + θ2 स्क्वायर, इसको मैं θ1 और θ2 को क्या वैल्यूज दूं कि इस फंक्शन की ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि मिनिमम हो, उससे कम नहीं आ सकती।
जीरोस, ठीक है। दो तरीके से आप बता सकते हैं, एक तो आप इसके अंदर डाल के देख लें, 0 के बाद अगर लेट से मैं -1 देता हूं तो -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। माइनस में जब मैं जाऊंगा तो ये वापस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, 0 से जब मैं आगे जाऊंगा तो भी ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बोल शेप का ही मतलब है। और यही चीज हमें यहाँ पे कंटूर प्लॉट में नजर आ रही है कि जो मिनिमम पॉइंट है दैट इज सेंटर्ड एट 0। इसमें -1 अंडररूट डाल दें। नहीं, मैं इसको ज्यादा नहीं करना चाह रहा, मुझे ये फंक्शन चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस फंक्शन का मिनिमम क्या है। आप कह रहे हैं ना कि रियल वैल्यू में तो 0 ही है, जी 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 लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स जी जी, अगर आप डाल दें, लेकिन मुझे वो फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे ये फंक्शन चाहिए, ठीक है। इसकी तो समझ आ गई ना, वो बात सही है अभी, लेकिन मुझे उसके साथ कोई काम नहीं है, मुझे ये चाहिए, खास वजह से चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, ये फंक्शन आप अगर लेट्स से कि ग्रेडियंट डिसेंट में एरर फंक्शन के ऊपर नहीं चलाता, मैं इसके ऊपर चलाता हूँ, तो फिर क्या होगा। लेट्स से हम एट रैंडम किसी पॉइंट से इनिशियलाइज हुए, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट फॉलो करेंगे, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, होते 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 वो 0 पे आके खत्म हो जाएगी बात, ठीक है। क्लियर है ना। बस ये कोई एक और फंक्शन है, उसके ऊपर हम ग्रेडियंट डिसेंट चला रहे हैं, ठीक है। हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि भैया आया कहाँ से है। क्लियर हो गया भी। अच्छा, अभी जरा दोनों को एक साथ रखते हैं। अब हम करेंगे ये कि हम ये वाला एक फंक्शन है, लेट्स से इसको हम कह देते हैं b, और ये एक फंक्शन है जिसको हम कह देते हैं a, ठीक है। बल्कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम इसको वही कह दें जो हमने पीछे कहा था, मत कहें, ठीक है। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, कंफ्यूजन वैसे ज़्यादा हो जाएगी। इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, ठीक है। अब इस वजह से कहा था कि कंटूर पे अपने आप को सही तरह समझा लें, क्योंकि अब ये दो कंटूर प्लॉट्स को हमने ऐड कर लिया आपस में, ठीक है। अब जब हमने इनको ऐड कर लिया तो एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, ठीक है। तो इस बॉल का जो पोर्शन इस बॉल के साथ इंटरसेक्ट करेगा उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो अपनी जगह पर रहेंगे। तो ये अभी इस तरीके से कुछ और चीज़ बन गई, समझ आ रही बात की, ठीक है। ये हवा में जो मैं हाथ हिला रहा हूँ ये समझ आ रही कि नहीं आ रही मुझे बताएं, ठीक है। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ये इस किस्म की चीज़ें आपको हर किस्म के लेक्चर में मिलेंगी, इसलिए इस पर आपने आपको समझाया। देखिए, ये एक बॉल है, ठीक है, ये दूसरा बॉल है। जहाँ तक ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो वहाँ पे खैर है, लेकिन जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे फिर इसका इफेक्ट जितना था, लेट से वो यहाँ पे था और इसका इफेक्ट भी यहाँ पे था, तो अब ये सम होकर चीज़ ऊपर चली जाएगी अचानक, ठीक है। तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इफेक्ट कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। ये दो कॉस्ट फंक्शंस ये एक जो है ये कॉस्ट फंक्शन है, ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने ए करके लिखा हुआ है, ये कॉस्ट फंक्शन है ए, और ये जो है ये वाला फंक्शन है, ठीक है। ये किधर से आ गया मैंने वैसे ही लिखा है अभी, ठीक है। अभी बताते हैं कि इससे क्या हम बनाना क्या चाह रहे हैं, ठीक हो गया। इससे हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये दोनों का भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया फॉर द सेक, ठीक है। अब फर्ज करें कि हमारा थीटा किसी वजह से घूमता फिरता यहाँ पे आ गया इस जगह पे, ठीक है। हमने क्या किया कि इन दोनों के ऊपर कंबाइंड के ऊपर अभी हम ग्रेडियंट डिसेंट चला रहे हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट डिसेंट हम a + b पे चला रहे हैं। ये जो लाइन मैंने लगाई हुई थी ये ग्रेडियंट डिसेंट था ऑन a और ये ग्रेडियंट डिसेंट था ऑन b, ठीक है। जब दोनों अलग अलग चल रहे थे तो ये इस तरीके से जाता था, यहाँ आके बंद हो जाता था, ये यहाँ से चलना शुरू होता था, यहाँ आके बंद हो जाता था, या यहाँ से चलता था तो भी यहाँ आ जाता था, यहाँ से चलता था तो भी यहाँ आ जाता था। अब मसला ये है कि जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों का इफेक्ट इस पॉइंट के ऊपर आएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये इसको खींचना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, ग्रेडियंट डिसेंट ये चाहता है ना कि ये वहां जाए, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है ये चाहता है कि ये यहां जाए, उसका मिनिमम वो है, इसका मिनिमम ये है, ठीक है। अगर दोनों को इंडिविजुअली देखते तो वो वहां चला जाता, अगर इसको देखते तो ये यहां चला जाता, लेकिन अब दोनों का इफेक्ट कंबाइन होकर आ रहा है। तो अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इसने किस तरफ जाना है, ठीक है। पहले तो ये फैसला करें कि यहां से ये जो है ये या यहां जाएगा और या यहां जाएगा, ये इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ये मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगाया, शायद नजर ना आ रहा हो, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जाएगा इन टेंजेंट्स के, ये जो दो आपस में क्रॉस हो रहे हैं ना ये उनके परपेंडिकुलर ही जाएगा, ये इनके पैरेलल में नहीं जा सकता। क्यों? स्लोप की वजह से। इसको थोड़ा सा तफसील से देख लें, इसको अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। देखिए फर्ज करें अगर हम यहाँ जाते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके बना देता हूँ। हम यहाँ पर हैं, फर्ज करें अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ इस जगह पे, तो इस पॉइंट के ऊपर ये और ये इक्वल थे कॉस्ट एरर्स, ठीक है, बराबर थे ना। जब मैं ऊपर गया इससे यहाँ पे, लेट से मैं इधर आने की कोशिश की मैंने इस सर्कल के ऊपर, तो क्या होगा कि ये कॉस्ट तो अपनी जगह पे वैसी की वैसी ही है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं इसको जूम करूं, अच्छा लेट से कहाँ बनाए, यहाँ बना लेते हैं। ये इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट था, ठीक है, मैं यहाँ पे था, सही है। मैंने कहा कि मैं इस पॉइंट से यहाँ चला जाता हूँ इस जगह पे, तो बी की जो कॉस्ट है दैट इज कांस्टेंट, वैसी ही वैसी रही, उसको तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इसकी कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई ना,
वो तो इक्वी डिस्टेंस वहां पर थी, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो अब a प्लस बी जो पुराना था वो छोटा है या a प्राइम प्लस बी ये छोटा है? छोटा इन दोनों में से कौन सा आएगा? a प्लस बी छोटा आएगा ना, क्योंकि a उसके अंदर कम था और अब a प्राइम को मैंने ज्यादा कर दिया। तो ये चीज अब हमारी ग्रेडियंट डिसेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी शुरू हो गई है। इसी को अगर आप ऑपोजिट कर लें कि भाई मैं वहां नहीं जाता, मैं यहां इस पॉइंट पे आने की कोशिश करता हूं, तो इस केस में a हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन b प्राइम जो है वो अब इंक्रीज हो गया यहां से यहां तक। ठीक है, जितना आप बाहर चले गए b से उतना ज्यादा वो इंक्रीज हो गया। तो ये पॉइंट आपका फिक्स हो गया। सही हो गया? ये बात समझ आ गई? तो आपने क्या किया बेसिकली कि आपने इस पॉइंट के ऊपर अब आपके पास जाने के सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो यहां जाएं, जब आप उस तरफ जाएंगे तो क्या मसला होगा कि आपके पास इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास माइनस माइनस हो जाएगी लेकिन ये आपके पास प्लस प्लस हो जाएगी। तो अब हम यहां पे ये देखेंगे कि किसका वेट ज्यादा है। फर्ज करें वो 1 यूनिट कम हुआ और ये 1 यूनिट ज्यादा हुआ, ठीक है, लेकिन इसका वेट डबल था, तो अब हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी ना। इसने लेट से 10 यूनिट्स कम किया था, इसने 10 यूनिट्स ज्यादा किया था, लेकिन इसका वेट डबल है, तो ऐसा ही हम समझेंगे कि 20 यूनिट्स हमारी कॉस्ट कम होगी। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो यहां पे हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम इन दोनों के वेट्स को एडजस्ट करेंगे, जो कि हमने यहां पे किया है। यहां पे जो हमने किया था कि ए जो है वो एक वेट है, हम ये कहेंगे कि हमारे पास जेड जो है वो बेसिकली थीटाज हैं जो कि थीटा 1 और थीटा 2 हैं, जो कि इन दोनों के उसमें शेयर्ड है। ठीक है, अगर तो मैं इसको, ये वाला जो फंक्शन है, इसका वेट मैं ज्यादा करता हूं तो इसकी जो स्ट्रेंथ है पुल करने की वो ज्यादा हो जाएगी, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसको मैं कम करता हूं तो इसकी यहां मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली एक रस्सी तो दोनों ने पकड़ी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, तो रस्सी से तो आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप ऊपर जाते हैं तो इसको आप खींचते हैं जबकि उसकी स्ट्रेंथ वही रहती है। ठीक है, तो वो तो आपका इन एनी केस बुरा है, लेकिन इस रस्सी के बराबर आप इधर उधर हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा कि किसका वेट ज्यादा है। अगर इसका जोर ज्यादा है तो ये इसको अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा। ठीक है, तो जितना इसका जोर ज्यादा होता जाएगा वही चीज यहां पे आती जाएगी। अगर इसका जोर इंफिनिटी तक हो जाएगा तो हम यहां पे आ जाएंगे, बिल्कुल उसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म। और अगर इसका वेट सबसे ज्यादा हो जाएगा तो उसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म और हम बिल्कुल इस जीरो पर आ जाएंगे। ये बात समझ आइए कि ये एक बेसिकली एक रोप है जो कि इसके ऊपर हमने बांधी हुई है, इस पूरे अपने ग्रेडियंट डिसेंट के लैंडस्केप के ऊपर, और ये भी इसको पुल कर रहा है, ये भी पुल कर रहा है। हम पैरेलल इधर उधर तो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा और ये ज्यादा हो जाएगा, तो इन एनी केस हम मिनिमम से ऊपर जा रहे हैं, तो वो तो हम नहीं कर सकते। वो बात क्लियर है। अब हम ये कहते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 यूनिट ये इधर खींच लेता है और 1 यूनिट वो इसको छोड़ देता है तो ठीक है, बराबर हो जाएगी बात। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारी वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अगर इसका वेट ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये इसको अगर 1 यूनिट भी खींचेगा और इसका वेट ज्यादा है तो ओवरऑल इफेक्ट जो है वो लेट से 10 यूनिट्स आ जाएगा, और इसके एक माइनस होने से इतना फर्क नहीं होगा, तो हम थोड़ा इधर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे उसके अंदर जोर ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, वो इसको ज्यादा खींच रहा है और ये इसको कम खींच रहा है, तो जिसका वेट ज्यादा है ये उसकी तरफ चला जाएगा। अगर हम वेट को बिल्कुल इंक्रीज कर देंगे तो हम एक डायरेक्शन में जिसकी तरफ वेट ज्यादा होगा बिल्कुल इंफिनिटी तक अगर उसको ले जाएंगे तो हम उसकी तरफ चले जाएंगे, दूसरे का इफेक्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट काम हमने यहाँ पे किया कि ये अल्फा जो है वो वेट है। अगर इस अल्फा को हम इंफिनिटी तक ले जाते हैं तो हमारे पास इसका वेट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, दिस विल बी नेग्लिजिबल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, जबकि अगर इसका हम बिल्कुल जीरो के करीब ले जाते हैं तो देन दिस विल बी नेग्लिजिबल और ये हमारे पास इफेक्ट रखेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन पहले से है, ये जो पर्पल वाला यहाँ पे बना हुआ है ये हमारे पास पहले से कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, इस जी पीछे वो सर्कल हो जाता है, ये कॉन्टूर जी जी सर, इसमें रेडियस इसका हमें कोई चीज बताता है सर? असल में रेडियस इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो मैंने बनाने के लिए सिर्फ ये 4-5 बनाए हैं, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहे हैं, जितना दूर जाते जाएं तो ये एक्सटेंड होते जाएंगे, तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर रेडियस से वेट का निकाल थोड़ी देर बाद आएगा। ठीक है, ये चीज़ मतलब इतनी सिंपल ऑब्वियसली नहीं है जितनी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके पीछे मैथमेटिक्स काफ़ी मुश्किल है इसकी, लेकिन उसमें हम नहीं जाने चाह रहे। मैं वो इंट्यूशन आप लोगों को देना चाह रहा हूँ ताकि ये आपको पता चल जाए कि ये हम उस मसले को हल करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इस ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है ये बहुत सारी, इसके अंदर हम नहीं जाना चाह रहे। तो ये देखें यहाँ पे कि हमारे पास ये कॉस्ट फंक्शन पर्पल वाला जो था ये पहले से मौजूद था, इसके साथ हमने एक और चीज़ ऐड की, ये जो दूसरा वाला ग्रीन फंक्शन था ये हमने ऐड किया। दिस इज बेसिकली द समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n ऑफ थीटा i स्क्वायर्ड। ठीक है, ये बात समझ आई, सारे थीटास का स्क्वायर ये वही है ना, थीटा 1 स्क्वायर प्लस थीटा 2 स्क्वायर को मैंने जितने भी थे सारे थीटास को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरलाइजेशन हमने थीटा i ले लिया, वरना थीटा 1 थीटा 2 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये वो स्क्वायर का फंक्शन है।
और ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है, और ये दरमियान में इसके जो है ये हमारे पास एक वो कांस्टेंट है जो कि पीछे हमने a लिया हुआ था। अब देखें, फर्ज करें कि इस लैम्डा, इफ लैम्डा गोज टू 0, इसका मतलब है कि दिस होल थिंग हैज नो इफेक्ट। अगर लैम्डा 0 है इसका मतलब है कि हमारे पास कॉस फंक्शन वही है जो कि पुराना वाला था, ठीक है। और अगर लैम्डा गोज टू लेट्स से 1000, इसका मतलब है कि दिस हैज वेरी लिटिल इफेक्ट, और हम ये चाहेंगे कि हमारे लैम्डास जो है वो थीटास जो है वो 0 के पास जाए, ठीक, ऐसी बात है ना। देखिए हम करना चाह रहे हैं मिनिमाइज, और ये थीटा 1 स्क्वायर जो है ये इतनी बड़ी टर्म है, और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1000 भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उधर जो भी कॉस्ट आ रही थी दैट मेक्स नो डिफरेंस। हम मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमें थीटास को इतना छोटा करना पड़ेगा कि थीटा 1 स्क्वायर जो है और सारों की समेशन है और मल्टीप्लाई बाय 1000 है ये थोड़ा हो। उसको अगर हम छोटा करते भी रहे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसको लेट से 10 से हम 12 से ले आए, कोई फायदा नहीं हमें, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि थीटा 1 स्क्वायर जो है इनको हम मिनिमाइज करें, ठीक है। अब देखें हमारे पास आगे है कि नहीं, नहीं है। देखें सर ये तो इससे ये तो हमारे ये क्या चीज़ है सर? ये दूसरी चीज़, ये फंक्शन है वैसे ही हमने बनाया हुआ है। इसका नाम अभी बताता हूँ मैं, हाँ मैं अभी नाम बताता हूँ इसका आपको, ठीक है। ज़रूरत अभी देखते हैं ना। देखें हमारे पास वही प्लॉट दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ, मुझे पहले से दोबारा बनाना चाहिए था लेकिन चलो। ये हमारा वाला पुराना है। वही पुराना दोबारा बना रहा हूँ। अगर लैम्डा आपने बिल्कुल 0 कर दिया, विच मीन्स दिस हैज नो इफेक्ट, हमारा जो थीटा की वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी, सही है। ओके अगर हमने लैम्डा को बिल्कुल जो है इन्फिनिटी तक ले गए, बहुत ज्यादा कर दिया, इन्फिनिटी ना कहें बहुत ज्यादा कर दिया, तो हमारे पास उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और हमारा थीटेस यहाँ पे आ जाएंगे। जो थीटा हम लर्न करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट के बाद वो यहाँ आ जाएंगे, ऐसी बात है। मिनिमाइजेशन कर रहे हैं ना हम। अब देखें, और दूसरी बात हमने ये भी की कि हम इनके पैरेलल ही चल सकते हैं, हम इन जो इनके टेंजेंट्स आ रहे हैं इन्हीं टेंजेंट्स के ऊपर चल सकते हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ से अब थीटा को हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करते हैं। तो ये देखें इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ इंक्रीज होकर यहाँ तक आ रही है ना, ये वाली लाइनें। तो हम यहाँ से इसके टेंजेंट तक जाएंगे, ठीक है, फिर इस टेंजेंट तक जाएंगे, फिर इस टेंजेंट तक जाएंगे, फिर इस टेंजेंट तक जाएंगे, इस टेंजेंट तक, ठीक है। तो लैम्डा को जब हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लैम्डा को एक वैल्यू है हमारे पास, हम लैम्डा को जब चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी थीटा की वैल्यूज इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर फ्लो कर रही हैं। जब लैम्डा जो है ठीक है, जब लैम्डा हमारे पास बिल्कुल 0 है तो हम यहां हैं, ठीक है। लैम्डा को हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज करना शुरू करते हैं, हमारे थीटा की वैल्यूज इस तरह मूव होना शुरू होती हैं इस तरफ, सही है ना, ये क्लियर है बात। अगर आप उस एंड पे उसे क्या मतलब लेट्स से अगर इस हाँ सबर मतलब की तरफ आते हैं, ये मैं वही मतलब की तरफ ही जाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई ना, ठीक है, कि हम यहाँ से बेसिकली लैम्डा को चेंज करने से हम इस तरह मूव कर रहे हैं, सही है। तो अभी देखें हम यहाँ से लैम्डा को जब चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हमारी जो थीटा 1 की वैल्यूज हैं वो बेसिकली कम हो रही हैं, जबकि थीटा 2 की वैल्यू तकरीबन वहीं पे है, ठीक है। और होते 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 हमारी जो यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू है वो 0 के करीब पहुंच गई है। अगर फर्ज करेंगे यहाँ से यूं करके आ रहा है, इसका मतलब है कि थीटा 2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा तेजी से, थीटा 1 की वैल्यू ज्यादा तेजी से 0 की तरफ जा रही है, जबकि थीटा 2 की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ जा रही है। जिसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो अंडरलाइन पैटर्न है उसके अंदर थीटा 1 का इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है अभी। लेकिन जैसे जैसे हम इसको कम करते हैं तो थीटा 1 का इफेक्ट बहुत तेजी से ड्रॉप होता है, ठीक है। तो जो नॉइज थी उस नॉइज में थीटा 1 का ज्यादा हाथ था, थीटा 2 का हाथ नॉइज में कम था, एक्चुअल सिग्नल में ज्यादा है। दोबारा बताता हूं, देखें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहां से जा रहे हैं अपने इस मॉडल को, इस कॉस्ट को बेसिकली कर रहे हैं 0, थीटास को 0 करेंगे, देयर आर नो थीटास, ठीक है। इफ देयर आर नो थीटास तो हमारे पास लेट्स से 15th ऑर्डर पॉलिनोमियल था, ठीक है। थीटा 0 को छोड़ दें और बाकी सारे थीटास को 0 कर दें तो हमारे पास क्या चीज रह जाएगी, ये रह जाएगी ना एक लाइन सीधी। अगर एक थीटा 1 को छोड़ दें तो क्या होगा, ये लाइन आ जाएगी। अगर थीटा 2 को भी साथ ऐड कर लें तो ये लाइन आ जाएगी, थीटा 3 को भी ऐड कर लें तो ये लाइन आ जाएगी, थीटा 4 को भी ऐड कर लें तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अपने थीटास को छोड़ रहे हैं, यानी कि इक्वेशन के अंदर उनको छोड़ रहे हैं, 0 नहीं कर रहे, तो हमारी कंप्लेक्सिटी मॉडल की इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब इसको यहां पे देखें कि हमारे पास जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो थीटा 1 इज क्विकली अप्रोचिंग दी 0 मार्क, which means that the effect of theta 1 in this whole underlying ground truth is going to 0, which is the same as saying that theta 1 is not there, जैसा हमने अपने डाटा सेट में डाला ही नहीं था। वो जो शुरू में सवाल था ना कि डालें या ना डालें, तो वो यहां पे हमने एड्रेस किया कि पहले डाल देंगे,
फिर यहाँ पे इस लैम्डा को मॉडिफाई करके हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज जीरो की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि वो नॉइस को मॉडल कर रही है, सिग्नल को मॉडल नहीं कर रही। दोबारा सारी कहानी दोबारा शुरू से बता दो, पहले इसको एक दफा पूरी कर लें फिर शुरू से सारी कहानी बता दो। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि ये चीज चूंकि यहाँ जा रही है तो इसका मतलब है कि थीटा 1 इज अप्रोचिंग जीरो। जितना यहाँ जाएगा तो हमारा जो हाइपोथेसिस है थीटा 1, तो दैट इज गोइंग टू जीरो ना, which is the same as saying that theta 1 has no effect on our final prediction. थीटा 2 इस केस में जाएगा, मिसाल के तौर पे इस ग्राफ में तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये लाइन यूं जाती फॉर इंस्टेंस, सॉरी बहुत नीचे चले गए, अगर ये यूं जाती जीरो की तरफ, तो इसका मतलब है कि थीटा 2 इज ड्रॉपिंग क्विकली और थीटा 1 इज ड्रॉपिंग वेरी स्लोली। ठीक है, ये जो एनर्जी लैंडस्केप के अंदर ये घूमने फिरने वाली चीजें हैं ना, तो इनको बार बार देखें ताकि ये चीजें हजम हो जाएंगी। इस बात से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस दायरे से किस दायरे की तरफ आ रहे हैं। ये जो स्पेसिफिक दायरे मैंने बनाया ना, इसमें यही चीज आएगी। अगर सर हम दूसरे दायरे से पहले दायरे की तरफ जाएं तो उसमें फर्क मैं एक नया दायरा बना, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आप जाएंगे उधर तो आप उल्टी बात कर रहे हैं कि जब मैं लैम्डा को डिक्रीज करता हूं, यानी कि मैं कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता हूं, तो उस वक्त मेरा थीटा 1 जल्दी से वापस आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो जरा सी परटर्बेशन की वजह से फौरन अपनी आप को शो कर देता है, जिसका क्या मतलब है कि दैट इज एक्चुअली मॉडलिंग द नॉइज नॉट द सिग्नल। ठीक है, ये हजम होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर मैं इस दायरे के उस एंड पे हूं, यहाँ पे आप नहीं वो बिल्कुल, हाँ ये सेंटर में नहीं, यहाँ है। हाँ यहाँ पे, ये इसका क्या मतलब है? अच्छा इधर से कर लेते हैं, आप यहाँ पे थे, जी ठीक है, आप शू करके इधर गए, खत्म। यहाँ तक तो चले गए ना, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक तो चले गए ना। हाँ। ठीक है, जब आप यहाँ पे चले गए तो इसका इफेक्ट भी तो बीच में आ गया ना। ठीक है, पहले तो इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा था क्योंकि ये बॉल वहां तक तो पता नहीं कितना ऊपर तक चला गया था। ठीक है, अब वहां पे इसका इफेक्ट तो था, लेकिन यहाँ पे भी इसका इफेक्ट है, और हम ये कह रहे हैं कि लैम्डा इज क्लोज टू लेट्स से 1000। तो यहाँ पे आपके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एज फार एज द मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम इज कंसर्न्ड, यू आर वेरी फार फ्रॉम जीरो, देयरफॉर यू नीड टू गो क्लोजर टू जीरो। तो नहीं हमारे केस में ये सेंटर जीरो नहीं है, ये वाला सेंटर, नहीं वो वाले सेंटर कह रहा हूँ। ये वाला सेंटर ना, हाँ ठीक है, ये जीरो है लेकिन ओनली फॉर दिस कॉस्ट फंक्शन, जबकि लैम्डा यहाँ पे मैंने 1000 रखा हुआ है, तो इसका इफेक्ट कोई है ही नहीं। तो वो ऐसा ही है जैसे एनर्जी लैंडस्केप में दैट इज जस्ट अ बॉल, अ सिंगल बॉल, क्योंकि जो दूसरा वो इफेक्ट था वो इस तरह था जिस तरह कहीं पे दरमियान में एक छोटा सा खड्डा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मैं इस पहाड़ से नीचे उतरना चाहता हूँ, दरमियान में अगर इतना सा खड्डा आ गया तो आप ये नहीं कहेंगे ओ जी मैं उतर आया नीचे। ठीक है, उसका इफेक्ट बहुत छोटा है। ठीक है, जबकि अगर लैम्डा को हम जीरो के करीब कर दे तो ये खड्डे का इफेक्ट बहुत बड़ा है और वो खड्डा जो है वहां पे इतना छोटा सा। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेटली इसी इसको लैंडस्केप कहते हैं कि इसी के जरिए से ये बात समझ आती है। ठीक है, समझिए बात की, मैं शुरू से अब सारी कहानी आप लोगों को बताता हूँ। फिर अब ये तो आप पहले क्लियर कर दें कि ये दूसरा क्या चीज़ है? कौन सा दूसरा? ये ये दूसरा फंक्शन, हाँ कहानी शुरू से बताता हूँ फिर बताता हूँ। इसका एक नाम है ना, मैं नाम बताऊंगा तो वैसे ही वो नाम में कंफ्यूजन तो पैदा होगी, फिर उस नाम से आगे बात शुरू करेंगे। हम ये फंक्शन है एक्स्ट्रा। हम एरर से कंसर्न है। जी, जी, हम ये जी। क्यों डाल रहे हैं? बताता हूँ खैर, अगर भूल जाए तो मुझे तो फिर दोबारा भी कहें। खैर देखें, हमने शुरू में एक डाटा सेट उठाया। ठीक है, डाटा सेट का हमें नहीं पता कि ग्राउंड ट्रूथ क्वाड्रेटिक है, 5th ऑर्डर पॉलिनोमियल है, 20th ऑर्डर पॉलिनोमियल है, 25th है, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें एक हंच है कि इट कैन नॉट बी मोर देन द 20th ऑर्डर पॉलिनोमियल। ठीक है, इट्स समवेयर इन द मिडल। ठीक हो गया, तो हमने क्या किया कि x1 तो हमारे पास था, x2 भी था, हमने x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 क्यूब, x4, x2 क्यूब, सारे के सारे हमने क्यूब वगैरह वगैरह हमने सारे ऐड कर दिए उसके अंदर। ठीक है, 20th ऑर्डर पॉलिनोमियल तक हमने सारे ऐड कर दिए, ऐड हो गए, डाटा सेट इतना बड़ा हमारे पास बन गया, हमने उसके ऊपर की लर्निंग। ठीक है, अब हमने लर्निंग जब कर ली तो ये तो हमें दे देगा बहुत ज़्यादा ओवरफिटिंग वाला रिजल्ट, जो कि बेसिकली मेमोराइजेशन है, वो तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें दरमियान में नहीं पता कि कहाँ पे रोकें। हम ये चाहते हैं कि जिन चीज़ों का इफेक्ट इसके अंदर नहीं है, मिसाल के तौर पे 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल के बाद की चीज़ों का इफेक्ट नहीं था। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि वो जीरो हो जाए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम जीरो कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि वो जीरो हो जाए बीच में से। ठीक हो गया, लेट्स से कि 2nd ऑर्डर पॉलिनोमियल और 4th का था और बाकी 1st का भी नहीं था, 5th, 6th, 20th तक सारों का इफेक्ट नहीं था। ठीक है, अब हम ये मैनुअली तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम अगर मैनुअली करेंगे तो फिर वो चीज़ कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सारा लर्निंग का एल्गोरिथम दिया, प्लस हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे उसको कहा कि भाई सिर्फ इसको मिनिमाइज मत करो। ठीक है, इसके साथ एक ये फंक्शन भी लगाओ। ये फंक्शन बेसिकली क्या कह रहा है, ये फंक्शन ये कह रहा है कि आई वॉन्ट दी ये क्या कह रहा है, अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो दिस इज सेइंग दैट ब्रिंग ऑल थीटा टू जीरो। ठीक है, ये बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्स है ना,
ठीक है, ये कह रहा है कि थीटा सारों को जीरो कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है ना, ये इसका मिनिमम पॉइंट तो वो है ना, ये कह रहा है सारों को जीरो कर दो, ठीक है, और ये कह रहा है कि नहीं जी सारों को जीरो मत करो, ऐसी चीजों को ऐसी वैल्यूज रखो जो कि स्पेसिफिकली इस डाटा सेट को फिट कर दें, ठीक है। तो अब ये दोनों, एक उस एंड पे बैठा हुआ है और एक इस एंड पे बैठा हुआ है, वो खींच रहा है आपकी थीटास की वैल्यूज को अपनी तरफ, ये थीटास की वैल्यूज को अपनी तरफ खींच रहा है, और टेंशन आपने फिक्स कर दी लैम्डा के जरिए से। अभी तक लैम्डा हमारे अपने हाथ में, इसको थोड़ी देर बाद इसको भी मॉडिफाई करेंगे। हमने लैम्डा को एक स्पेसिफिक जगह पे फिट कर दिया, तो उस स्पेसिफिक जगह की वैल्यू जो थी वो बेसिकली इस तरीके से थी कि यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू काफी करीब आ गई आपके जीरो के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो थीटा 1 था, विच इज द वेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फॉर x1, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पावर जो है आपकी x1 की, उसको बेसिकली वो कर रहा था, वो आ गया जीरो के करीब, जिसका क्या मतलब है कि फर्स्ट उसकी वैल्यू इट हैज नो इफेक्ट, वो जीरो हो गया। लेट्स से थीटा 4 भी जीरो के आ गया, थीटा 5 बिल्कुल जीरो हो गया, थीटा 7 भी जीरो हो गया, थीटा 8 भी जीरो हो गया, लेट्स से अभी कह रहा हूं, उसको अभी करते हैं क्यों होगा वो, ठीक है। ये अगर सारे जीरो हो गए, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो फाइनल ग्राउंड ट्रूथ बनेगा उसके अंदर इफेक्ट किन किन चीजों का है, थीटा 0, थीटा 2, थीटा 4, जो जीरो नहीं है, जो जीरो नहीं है, जिनके थीटा 0 पे चले गए इसके खींचने की वजह से, ये खींच रहा था ना उनको, तो इसने जब खींचा तो कुछ थीटास जो है वो जल्दी से जीरो पे चले गए और कुछ थीटास आहिस्ता आहिस्ता जीरो की तरफ आ रहे हैं। तो एक जगह पे जब वो सारे जीरो हो गए तो उनका इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने इसको खुश कर दिया कि हाँ जी बस ठीक है, अब और ये नहीं खींच सकता, क्योंकि अब अगर ये और खींचता है तो वो जो कॉस्ट है फिर वो कम होती है हमारी, तो थोड़ी टेंशन तो उसमें भी है ना, तो अब वो और थीटास को कम होने नहीं छोड़ता, समझिए बात की। सर ये अब कह रहे हैं कि जब ये तब खुश होगा जब हम इसको जीरो कर दें, सबको जीरो कर देंगे, ये इसके इससे पता नहीं चल रहा कि ये कब खुश होगा। ये देखें ना, थीटा 1 स्क्वायर है, थीटा आई स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म कब जीरो हो जाएगी, जब थीटा आई स्क्वायर जीरो होंगे ना, जब सारे थीटा जीरो होंगे तभी होगी ना, शुरू में इसीलिए सवाल पूछा। अगर ये माइनस में जाएगा तो भी ये खफा, ये प्लस में जाता है तो भी खफा, ये कहता है बस सारों को जीरो करो मैं फिर खुश हूँ, ठीक है, ऐसी बात है कि नहीं है। सर अगर आप इसको जीरो कर रहे हैं तो इसको आप यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको एग्जैक्टली जीरो नहीं कर रहे हैं, हम इसको जीरो कर रहे हैं कंटिंजेंट ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये कोशिश तो कर रहा है अपनी तरफ से पूरी, लेकिन एक 5 थीटास को खत्म करने के बाद बस अब और जोर नहीं है इसमें, सर ये इसमें जोर कहां से आएगा जब हम लैम्डा को इंक्रीज करेंगे, तो ये थोड़ा और को भी खींच लेगा। सर ये वो कॉस्ट और क्वालिटी की वो बैलेंस है क्या, कॉस्ट भी एक्स्ट्रा नहीं रखना चाह रहे जब क्वालिटी जी। सेम लेवल पे हो, और ऐसा पॉइंट पे आ जाए कि विद मिनिमम कॉस्ट यू कैन अचीव। तो ये कॉस्ट आपके पास बेसिकली आपकी ये थीटास हैं कि कितने ज्यादा थीटास हैं, तो उनको आप कम करना चाह रहे हैं, और क्वालिटी आपकी है कि आपका एरर एक्चुअल जो ओवरऑल है वो भी कम ना हो। सर जो नॉइज हो वो क्यों फौरन जीरो पे चला जाता है, अगर नॉइज है हमारे पास जी जी, और उसको खींचा जा रहा है तो वो क्यों फौरन जीरो? वो थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की बात है, लेकिन बेसिकली बात ये है कि आपके पास जब आप इसको कह रहे हैं ना कि भाई इन सारों को जीरो करो, ठीक है, और ये जो ओवरऑल कॉस्ट आपकी आ रही है ये बेसिकली नॉइज के इफेक्ट, चूंकि छोटे छोटे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं तो दैट बेसिकली गोज क्लोजर टू जीरो, लेकिन ज़्यादा तफसील में मैथ्स खोलनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा इसको उस तक छोड़ना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। खैर बाद में कुछ कोशिश कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, अगर इसकी आसानी मैंने इससे ज़्यादा आसान बनाने की मेरी अंदर हिम्मत नहीं थी इस वजह से, इसको भी करने में 3 घंटे लगे मुझे। तो देखें हम कर क्या रहे हैं, अगेन थीटा सारे के सारे ये कहता है जीरो कर दो, ठीक है, वो कहता है कि भाई अगर इससे ज़्यादा आप थीटा को जीरो करोगे तो कॉस्ट फिर इंक्रीज होती है, तो वो जो हमारे पास कंबाइंड मिनिमम है वो इस जगह पर है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा वेट दे दें तो ये थोड़ा और खींच लेगा, 1-2 और को भी जीरो कर देगा। अगर हम उसका वेट कम कर दें तो ये उससे 1-2 थीटास अपनी तरफ ले लेगा, तो थीटास की वैल्यूज वापस चली जाएंगी। एक मिनट में पूरी कर लूँ फिर सवाल पूछ लो, एक ही सेंटेंस पूरा कर लूँ। तो आपके पास बेसिकली क्या है कि आपके पास 2 किस्म की यहाँ पे एंड्स हैं, किधर गए 2 एंड्स हैं आपके पास। एक ही एंड है जिसके अंदर आपकी थीटास की वैल्यूज आर एग्जैक्टली डिपेंडेंट ऑन योर डाटा सेट, ठीक है। दूसरा बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है जिसके अंदर एवरीथिंग इज जीरो, जो कि इससे भी ऊपर का एक्सट्रीम है जिसके अंदर बस सिंपल ये स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ थीटा 0 है, थीटा 1 भी नहीं है, वो भी खत्म हो गया। तो ये 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान में हम चाहते हैं कि वी समहाउ फाइंड दिस स्वीट स्पॉट, ठीक है, इसको कहते हैं जस्ट राइट, ठीक है। तो हमारे पास है अंडर फिटिंग, हमारे पास है ओवर फिटिंग। हम ये चाहते हैं कि ना अंडर फिट करें ना ओवर फिट करें, वी गेट टू द जस्ट राइट पॉइंट विच इज ओवर हियर, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से ये काम करेंगे कि हम लेंगे लैम्डा को पहले 0, ठीक है, हम ये सारी फिटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा टेस्ट एरर क्या है, एरर टेस्ट का देखेंगे, ठीक है। ये और से सुने, एरर ट्रेनिंग का नहीं देखेंगे, लर्निंग हम ट्रेनिंग के ऊपर करते हैं,
लेकिन हम जो एरर मेजर करेंगे अपना, ये जो हम कॉस्ट मेजर करके यहाँ पे रेगुलराइज कर रहे हैं, तो हम इसको करेंगे फिर टेस्ट जो करेंगे उसको हम अपने टेस्ट सेट के ऊपर करेंगे। तो हमें ये पता चलेगा कि जब हमारा लैम्डा लेट से 0 होता है तो हमारे पास जो टेस्ट एरर आता है वो इतना आता है, ठीक है। जब हम लैम्डा को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके से ग्राफ नीचे आना शुरू होता है, और एक पॉइंट आता है जिसके बाद जब हम लैम्डा को और फर्दर इंक्रीज जब करते हैं तो उसके बाद वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो उसके बाद एरर दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पे देखें कि हो सकता है मैंने उल्टा बोला, इसलिए दोबारा यहाँ पे देखें कि जब लैम्डा को हमने ले लिया बिल्कुल 0, तो ऐसा ही है जैसे ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ जी, उल्टा बोल दिया, ये ऐसा ही है जैसे ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वी आर एक्सट्रीमली अंडर फिटिंग, ठीक है, हाई वेरिएंस। फिर हमने लैम्डा को क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना शुरू किया, तो हम ओवर फिटिंग से कुछ 1-2 थीटास गिर गए, ठीक है। तो वो जो इस तरीके से चीज थी उसके अंदर 2-3 बैंड्स गिर गए, थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया। फिर और थोड़ा सा इसको हमने लैम्डा को इंक्रीज किया, करते 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 ऐसी जगह आ गई जहां पे ये एक्चुअल क्वाड्रेटिक हो गया। उस वक्त हमारा टेस्ट एरर जो है वो मिनिमाइज हो गया। उसके बाद फिर अब लैम्डा को जब हमने फर्दर और इंक्रीज किया तो उससे हमें क्या पता चला कि अब हमारा टेस्ट एरर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गया दोबारा। तो जिस पॉइंट पे ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा उस पॉइंट पे हम रुक जाएंगे, हम कहेंगे कि दिस इज द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर लैम्डा बिकॉज दिस इज फिटिंग द डाटा जस्ट राइट। समझ आ गई बात की, पूरी फ्लो की समझ आ गई किस तरीके से होगी। अब सवाल पूछे सर। मैं कहना चाहता था सर, जो बात हम बता रहे थे जो उसके हवाले से, मैं कहना सर अगर ये पॉइंट्स में अगर हो सर उससे ज्यादा आसान है 1 2 3 सर। हाँ, ये बात वो पॉइंट्स जी वो पॉइंट्स में आपको बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं समझ आती, फिर आराम से मिल जाती है बुक्स में, लेकिन वो उसके हिसाब से समझ नहीं आती क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड इतने ज़्यादा हैं कि ये सारी चीज़ें आपको एक 3D उसमें फिट करके करनी पड़ती है, ठीक है। लेट्स से थीटा 1 का इफेक्ट नहीं है, तो ये समेशन किस तरह उसको 0 के करीब लेके जाएगा? किधर गया, देखें यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर। हम यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हम लैम्डा को इंक्रीज करते हैं तो लैम्डा को इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसका वेट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा अपनी तरफ पुल कर लेता है, थोड़ा सा इसने इस तरफ पुल कर लिया, ठीक है। तो थीटा 1 देखें यहाँ से यहाँ चला गया ना, थीटा 1 वहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, और थीटा 1 ज़्यादा गया है, थीटा 2 थोड़ा कम गया है, ठीक है। इस जगह को अगर आप क्लियरली देख लें, यहाँ से जब हम यहाँ गए तो थीटा 1 जो है वो बहुत ड्रास्टिकली 0 के करीब गया है अचानक, और थीटा 2 को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे लैम्डा को चेंज करने से कुछ थीटास को ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कुछ थीटास को कम इफेक्ट पड़ता है, दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रेजेक्टरी कौन सी ली जाती है, ठीक है, समझिए बात की। तो कुछ थीटास इमीडिएटली 0 की तरफ जाएंगे, भागेंगे, और कुछ थीटास आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। तो जो थीटास नॉइज को मॉडल कर रहे होते हैं वो इमीडिएटली 0 की तरफ जाते हैं और वो ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। ये अगर क्यूब में चला जाता है तो ये हमारा प्लेन और तरह का हो जाएगा ना? जी हमारा बिल्कुल फर्क हो जाएगा। अभी एक डिफरेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक डिफरेंट एग्जांपल बताता हूँ आपको। स्क्वायर अभी हमने यूज किया दूसरा आपने कहा जो कुछ थीटा है सर, तो ये सिर्फ साइमल्टेनियसली एक साथ जाते हैं जी के बाद एक सारे के सारे कम तो होंगे, सारे के सारे 0 के करीब जाएंगे एक साथ, लेकिन कुछ जो है वो लेट से 10 यूनिट्स कम हो जाएंगे और एक जो है वो 0.1 कम हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे थीटा 2 थोड़ा कम हुआ, कुछ ज्यादा होते कुछ कम होते, डिफरेंट रेट्स पे जाते हैं, कम सारे होंगे। इवेंचुअली अगर आप थीटा को इन्फिनिटी करते हैं तो फिर तो सारे 0 हो जाएंगे, लेकिन हम इसीलिए इन्फिनिटी नहीं कर रहे ना, हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चले कि जी अब ये गिर गया, अब ये गिर गया, अब ये गिर गया, अब ये गिर गया, ठीक है। इसका फायदा भी देखते हैं थोड़ा सा आगे जाके। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि आपके पास बहुत हाई वेरिएंस थी, बहुत ज्यादा ओवर फिटिंग थी, आपने उसको थोड़ा सा जस्ट राइट तक आप उसको लेके आए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रेगुलराइजेशन, ठीक है। और ये मशीन लर्निंग जब आप अप्लाई करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसीजंस दैट यू हैव टू मेक कि लैम्डा किस तरीके से मैं लाऊं या रेगुलराइजेशन किस किस्म की लानी है। एक किस्म हमने देखी है रेगुलराइजेशन, बेसिकली मकसद ये है कि मॉडल की कंप्लेक्सिटी को जस्ट राइट तक लेके आना, ये एक तरीका मैंने आपको बताया, और तरीके भी हैं, ठीक है, एक तरीका बताया, और तरीके भी हैं, एक तरीका और अभी बताऊंगा ताकि जरा चीज जनरलाइज हो जाए, ठीक है। तो रेगुलराइजेशन इसको कहा जाता है कि आपके पास हाई वेरिएंस थी और हाई वेरिएंस को आप ऐसी जगह पे लेके आए विच इज जस्ट राइट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेगुलराइजेशन, ठीक है। ये लैम्डा जो हमने यहाँ पे किया है इसको कहा जाता है रेगुलराइजेशन पैरामीटर, ठीक है, रेगुलराइजेशन पैरामीटर कहा जाता है इसको क्योंकि ये आपकी रेगुलराइजेशन को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। ये आपके पास एक नॉब है, कंप्लेक्सिटी की नॉब है, जितना आप इसको ज्यादा करते जाते हैं उतनी ज्यादा आपका मॉडल सिंपल होता जाता है, जितना आप इसको 0 के करीब लाते जाते हैं आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या था, एक बड़ा सारा डिसीजन था कि भाई कितने पॉलिनोमियल्स लूं, किसका पॉलिनोमियल लूं, किसका लूं, किसका ना लूं, बहुत सारी बातें थी। अब हमारे पास सिंपली एक नॉब है, हम उसको घुमाते जाते हैं और मुख्तलिफ लर्निंग्स करते जाते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास टेस्ट एरर सबसे कम आ जाए वो हम कहते हैं ये सबसे अच्छा है, ठीक है।
समझिए बात की। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंगल पैरामीटर है टू एडजस्ट कंप्लेक्सिटी। हमारे पास चूंकि ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे हमने ऊपर स्क्वायर लिया ना इसका, ये चीज़, ठीक है। तो इस स्क्वायर को जब आप अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, रिग्रेशन के ऊपर, हम रिग्रेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना, उस वक्त इसको कहा जाता है L2 नॉर्म, ठीक है। जब स्क्वायर के इस रेगुलराइजेशन फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रेगुलराइजेशन टर्म। जो आपने सवाल पूछा था, रेगुलराइजेशन टर्म, रेगुलराइजेशन पैरामीटर और रेगुलराइज्ड कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। ये तो ये जो L1 है इसका क्या होगा, ये अरे नहीं होगा। बताता हूँ। तो ये हमारे पास क्या था, θ1 स्क्वायर प्लस θ2 स्क्वायर, ठीक है। ये जो है आपके पास ये होगा θ1 एब्सोल्यूट प्लस θ2 एब्सोल्यूट। शुरू में हमने मीन स्क्वायर एरर में बात की थी कि वहाँ पे हम एब्सोल्यूट नहीं लेते थे क्योंकि कुछ मसले आते थे उसके अंदर। यहाँ पे अगर आप बजाय इसके कि आप सेकंड ऑर्डर टर्म लो, आप सिंपली फर्स्ट ऑर्डर को ही एब्सोल्यूट ले लो, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी L1 नॉर्म। इसके अंदर सर्कल नहीं होगा। नहीं, इसके अंदर सर्कल नहीं होगा, आगे बना रहे हैं इसकी शेप, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा देखें, फर्स्ट ऑर्डर ले सकते तो फिर हम सेकंड ऑर्डर क्यों लेते हैं? दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी बताता हूँ, ठीक। दोनों के अपने फ़वाइद हैं। कुछ जगहों पे L1 नॉर्म अच्छा होता है, कुछ जगहों पे L2 नॉर्म अच्छा होता है। अगेन ये उन डिसीजन में से है जो कि आपको एज एन एक्सपर्ट लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये छोटे डिसीजन रह गए ना। पहले तो ये था कि हम क्या करें, कौन सा पॉलिनोमियल लें। अब ये बात है कि L1 नॉर्म लेना है या L2 नॉर्म लेना है, प्लस लैम्डा को कितना रखना है, तो लैम्डा को कितना रखना भी ऑटोमेटेड है, ठीक है। सिर्फ ये बात रहेगी कि L1 नॉर्म लेना है, L2 नॉर्म लेना है, या और कोई रेगुलराइजेशन नहीं, ठीक है। अच्छा देखें, ये इसको ज़रा समझें कि आपके पास ये थीटा वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे आपके पास लैम्डा है, ठीक है। जब आपका लैम्डा जो है वो बहुत छोटा है, ये स्केल उल्टा है, अच्छा इसको गौर से देखें, ये 10 to the -10 है जिसका मतलब है कि ये बहुत छोटा है, और ये 10 to the -2 है जिसका मतलब है ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो जब आपके पास ये लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे थीटास की ये वैल्यूज़ हैं। अब जैसे ये एक्चुअल वैसे एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग नहीं, उसमें से नहीं है, ये उसमें से है, साइकिट लर्न की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में से है, ठीक है। मुझे लिखना चाहिए था नीचे, लेकिन बार ये साइकिट लर्न की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में से तो एक्चुअल ग्राफ है जो कि प्लॉट किया गया है डाटा के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे आप थीटा को बड़ा करते जाते हैं, ठीक है, यानी कि आप जो रेगुलराइजेशन टर्म है उसको ज़्यादा वेट देना ऐसा ऐसा शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि आपका ये एक थीटा जो है ये इस रेट पे ड्रॉप होता है, और इस थीटा को देखें कि ये एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है। आपकी कोई ऐसी ट्रेजेक्टरी आ रही है जिसमें ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये इंक्रीज होता है। लेकिन ये देखें कि इन जनरल सारे के सारे जीरो की तरफ जा रहे हैं, नजर आ रहा है ना, सारे के सारे इन जनरल जीरो की तरफ जा रहे हैं। ये L2 नॉर्म लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें कि ये अब ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे इस जगह पे आके जीरो हो चुकी हैं, तो आपके पास ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, लेट्स से ये भी रह गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये 1 2 3 4 चीज़ें रह गई। थोड़ा सा और आगे जाए तो कुछ और चीज़ें भी जीरो हो गई होंगी, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक लर्निंग एल्गोरिथम है मेडिकल की डोमेन में, वहाँ पे आप ये कहते हैं कि जी हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इस बंदे को क्या डिजीज़ है डिपेंडिंग ऑन दीज टेस्ट्स, ठीक है। 25 टेस्ट आपने लिखे हुए हैं, उसकी बेसिस पे आप कहते हैं कि जी हम प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ है जिसके अंदर जब आप रेगुलराइजेशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि दिस इज़ अ स्वीट स्पॉट, दिस इज़ अ जस्ट राइट स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि भाई ये जो 3 टेस्ट आपने किए हैं मरीज़ के ऊपर, इन टेस्टों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो जाहिर बात है इन टेस्टों की कोई कॉस्ट होगी, ठीक है। इसके ऊपर मरीज़ को कोई तकलीफ होगी। मिसाल के तौर पे आप उसको वो इतनी बड़ी वो मशीन के अंदर कर देते हैं, तो अगर वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो वो नहीं जा सकता, वहाँ पे नहीं रह सकता। या छोटा बच्चा है उसके वो कहीं होता है, जैसा अभी रिसेंटली मैंने को देखा था, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, कि वो एक स्कैन होता है जिसके अंदर हार्ट को स्टॉप करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, ताकि बिल्कुल माइनर मूवमेंट भी ना हो, तो इमेजिंग करते हैं चेस्ट की, ठीक है, MRI टाइप की कोई चीज़ है। तो वो छोटा सा बच्चा, तो उसका लंग का भी कोई प्रॉब्लम था, तो उसको 15 सेकंड से ज़्यादा डॉक्टर्स ने कहा था कि हम इसको नहीं ले सकते इसका स्कैन, ठीक है। तो अगर इस किस्म की कोई बात आ गई तो आपके पास क्लियर वो है कि भाई ये स्कैन करने की सिरे से कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी ना हो तो कॉस्ट वगैरह और वो चीज़ें तो फटीक तो पेशेंट की अवेलेबल है, तो आपने क्या कह दिया कि आइडेंटिफाई कर दिया कि इन थीटास की तो हमें सिरे से कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक हमारे पास फायदा आ गया, मॉडल की कम्प्लेक्सिटी कम हो गई, प्लस हमें पता चल गया कि कौन से फीचर्स हैं जो कि हमारे एल्गोरिथम को सिरे से इफेक्ट ही नहीं करते। तो जो फीचर सिलेक्शन पे जो बंदे काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक तरीका है फीचर सिलेक्शन का, ठीक है। न सिर्फ आपने लर्निंग कर ली बल्कि आपका मॉडल ऑटोमेटिकली फीचर सिलेक्शन भी कर रहा है, आपको पहले से फीचर सिलेक्शन करके उसको देने की जरूरत ही नहीं है सिरे से। समझिए बात की, ठीक है। कौन काम कर रहा है फीचर सिलेक्शन पे? नहीं है मुझे बात हाँ ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। उसके अपने फ़वाइद भी हैं। बहरहाल ये समझ आ गई बात की कि ये बेसिकली ये रियल प्लॉट है, इसको आप साइकिट लर्न की डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढ सकते हैं। अच्छा, L1 नाम की शक्ल किस तरीके से आती है, वो ऐसी आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली वही बात है, सिर्फ हमारे पास जो L1 नॉर्म का फंक्शन आता है वो इस शक्ल का आता है। सर्कल थे ना वो स्क्वायर्स में सर्कल्स होते हैं, इसमें चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं तो इस वजह से ये डायमंड शेप्स आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ समझने की है वो ये है कि आपके पास इसमें देखें ये एक्सिस के ऊपर कॉर्नर्स हैं,
ठीक है, अगेन मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा मसला शायद आप लोगों को, लेकिन देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द टेंजेंट दैट अकर्स बिटवीन दीज टू थिंग्स इज गोइंग टू बी ऑन द कॉर्नर। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे एक शक्ल है, देखें अगर ये छोटा सा है तो ये कहीं पे भी आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर ये इतना बराबर हो जाता है तो ये चीज़, लेकिन जब ये खास स्केल से बाहर चीज़ निकल जाती है तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेंजेंट ऑन द कॉर्नर, नॉट एनीवेयर एल्स इन द मिडल ऑफ द एजेस। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की इसके अंदर प्रूफ है, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पे आता है। तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आप यहाँ से आपने ट्रेजेक्ट्री शुरू की, ठीक है, और आप यहाँ तक आ गए। ठीक है, जब आप यहाँ तक आ गए, अब आप यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ से इधर जाते हो तो वही बात होगी कि आप इसकी कॉस्ट को तो कांस्टेंट रख रहे हो, लेकिन ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ सकते हो जब लैम्डा चेंज होगा। ठीक है, फिर लैम्डा चेंज होगा तो आप यहाँ आ सकते हो। इसका मतलब है कि L1 नॉर्म में जब आप एक दफ़ा एक्सेस पे पहुंच गए तो फिर आप एक्सेस से नहीं भाग सकते। ठीक है, L2 नॉर्म में तो आप थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते थे, क्योंकि ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी जा सकते हो, मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास मौजूद है। L1 नॉर्म में जब आप एक दफ़ा एक्सेस पे आ गए, एक्सेस पे आगे का क्या मतलब है कि यहाँ पे θ1 जो है वो 0 हो गया है, सॉरी θ2 0 हो गया है, ये θ2 है ना, तो θ2 यहाँ पे 0 हो गया है। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये जो आपका पॉइंट था, यूं करके आप आए तो यहाँ पे θ2 = 0 हो गया है। अब ये θ2 0 से वापस नहीं हिलेगा। L2 नॉर्म में ये पॉसिबिलिटी थी कि वापस 0.5 हो जाए या कुछ होके और चीज़ों की वजह से ये थोड़ा सा हिल जाए, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये जब 0 हो जाएगा तो फिर इसके बाद ये 0 ही रहेगा। तो क्लियरली आपको नजर आ जाएगा कि कौन से थीटास गो एग्जैक्टली टू 0। ठीक है, तो इसकी शक्ल बेसिकली इस तरीके से बन जाती है, ये भी रियल प्लॉट है उसी में से। ये थीटा आपके पास आया और ये यहाँ पे आके 0 हो गया, जब ये 0 हो गया तो फिर उसके बाद ये यहाँ से नहीं हिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका लैम्डा यहाँ पे आ गया तो आपको पता चलेगा कि दिस फीचर हैज नो इफेक्ट ऑन आवर प्रेडिक्शन, ओनली दिस फीचर रिमेन्स। मेरी बात की, तो L1 नॉर्म जो है वो बेसिकली आपके पास इसको कहते हैं स्पार्सिटी को एनफोर्स कर सकता है। स्पार्सिटी का मतलब होता है कि आपके पास अक्सर फीचर्स जो हैं दे विल बी 0। ठीक है, तो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, मेनी थिंग्स गो टू 0 सो यू कैन बेसिकली इग्नोर देम, दे आर नॉट देयर, और बाकी चीजें जो हैं दे अफेक्ट योर एक्चुअल फीचर्स। ये आखिरी बात से मैं बता देखें ये वाली ये स्पार्सिटी वाली बात। स्पार्सिटी बेसिकली मतलब ये कि θ2 0 पे चला गया ना, तो θ2 हैज नो इफेक्ट ऑन आवर प्रेडिक्शन नाउ। सर आप कह रहे थे कि अगर ये 0 पे चला जाए तो जी, ये इंक्रीज नहीं अब ये वापस ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि देखें इसको ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, सर वो मिनिमम की तरफ तो जा रहा है ना सर। नहीं ये मिनिमम असल में देखें ये जो लाइन है ये बता रही है ना कि यहाँ पे तो इक्वल है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ द L1 नॉर्म तो इक्वल है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो जब ये बराबर है और वो इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है अब हम मिनिमम से हट रहे हैं। तो जो करंट हमारे पास पॉइंट है उसे हम हट रहे हैं इंक्रीज की तरफ, जो कि ग्रेडियंट डिसेंट में नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से हम एक्सेस से अब नहीं हट सकते। ठीक है, अजम्पशन ये है कि योर टेंजेंट अकर्स ऑन द कॉर्नर। ठीक है, वो अजम्पशन एक है, उसके ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है जी, इसमें कोई सवाल हो तो पूछें। सर आपने ये जो स्लोप साइज पे x लगाया हुआ है सर, और ये रेड को काट दिया। जी जी, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब आपका लैम्डा पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे लॉक्सी पता नहीं क्यों लिखा, ये लैम्डा जब आपका यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, तो इसके बाद अब ये 0 से नहीं उठ सकता, वो हमने पीछे बात कर ली। जब ये 0 से नहीं उठ सकता इसका मतलब है कि इसका वेट यहाँ पे सारी कहानी लैम्डा जब यहाँ तक आ रहा है तो 0 है, जिसका कि मतलब है कि हमारे पूरे हाइपोथेसिस में आखिर में मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 0 का मतलब है कि दिस इज मल्टीप्लाई बाय 0, वी डोंट केयर अबाउट दिस। ठीक है, व्हाटएवर द वैल्यू वाज इट्स मल्टीप्लाई बाय 0, इट हैज नो बेयरिंग ऑन आवर फाइनल हाइपोथेसिस। सर आपने एक बात की कि जो नॉर्म है सर, आपने बताया कि एक में हमारे पास इंक्रीज हो सकता है 0 जी जी जी, यहाँ पे इस वजह से इंक्रीज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखें अगर आप लेट से इस जगह पर थे, ठीक है, और आपके पास इसका बेंड जो है थोड़ा सा यूं करके चला गया तो आप इधर ऊपर इंक्रीज कर सकते हैं। लेट से टेंजेंट यहाँ आ गया था तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो चूंकि हमारे पास एज है, ठीक है, कॉर्नर है, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी टेंजेंट की कॉर्नर पे हुई अकर होने की है। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस यही देखा गया कि कॉर्नर के ऊपर ही आता है और कॉर्नर इज ऑन द एक्सेस। ठीक है, तो इस वजह से यू कैन नॉट लीव द एक्सेस। टेंजेंट इज ऑन द एक्सेस बिकॉज द कॉर्नर इज ऑन द एक्सेस, एंड बिकॉज द टेंजेंट इज ऑन द एक्सेस देन यू कैन नॉट लीव द एक्सेस। सर इसको नॉर्म क्यों कहते हैं सर? L1 नॉर्मलाइजेशन के लिए बेसिकली एक किस्म का इस्तेमाल हो रहा है ना, ये नॉर्मलाइज कर रहा है आपके उसके इफेक्ट को। और L से लिनियर सर। एल लेबेग के लेबेज करके इस तरह कुछ फ्रेंच नाम है उसके नाम पर ये। ठीक है, अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है, मुझे नहीं पता कैसी है, लेबेग है मेरा ख्याल है, उसके नाम पर है। तो L1 जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर है, L2 जिसके अंदर वो है, और ये
आप जितने उस तक ले जाना चाहें, मुख्तलिफ किस्म के नॉर्म्स फिर आपके पास हर एक के अपने इफेक्ट हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का इफेक्ट का फ़र्क हमें पता चल गया कि L2 जो है वो बेसिकली नॉर्मलाइज करता है, लेकिन इट डज नॉट टेक थिंग्स टू एब्सोल्यूट जीरो, जबकि L1 नॉर्म जो है स्पार्सिटी लेके आता है कि वो चीज़ों को जीरो करके बाहर निकाल देता है मॉडल से। ठीक है, जब चीज़ बिल्कुल जीरो होगी तो इट मीन्स इट हैज़ एब्सोल्युटली नो इफेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, ये एक आखिरी एक छोटी सी बात करके हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो फिर ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। अब देखें हमने किया क्या, हमने शुरू में एक बात की थी, हमने शुरू में एक बात की थी कि हम शुरू में अपना पूरा डाटा सेट लेंगे और उसको टेस्ट और ट्रेनिंग में डिवाइड करेंगे, 10 फोल्ड करें या जो कुछ भी करें। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जिस टाइम पे आप यहाँ पे थीटास को लर्न कर रहे हैं, थीटास को आप लर्न करना चाह रहे थे ना, तो थीटास को लर्न करने के वक्त आप इसको देखेंगे और इसको नहीं देखेंगे ताकि आप कहीं उसको मेमोराइज ना कर लें। अब हमने क्या किया, हमने ये किया और इस x की बेसिस के ऊपर हमने, सॉरी, ये जो हमारे पास टेस्ट सेट था, इस टेस्ट सेट की बेसिस के ऊपर हमने लैम्डा लर्न किया ना, हमने ऐसे ही किया ना कि भाई किस लैम्डा के लिए हमारे पास टेस्ट का एरर सबसे कम है, ऐसा ही किया ना हमने। तो अब देखें कि हमारे पास लैम्डा जो है वो लर्न करने के लिए, थीटास लर्न करने के लिए तो हमने टेस्ट सेट लिया था, थीटास को हमारे पास टेस्ट सेट नहीं नजर आया था, लेकिन जो लैम्डा हमने लर्न किया है उसको ये चीज नजर आई हुई है। तो दिस लैम्डा इज डिपेंडेंट ऑन दिस स्पेसिफिक टेस्ट सेट, जैसे थीटास वर डिपेंडेंट ऑन द ट्रेनिंग सेट, वैसे ही लैम्डा इज डिपेंडेंट ऑन द टेस्ट सेट। तो हमने जो शुरू में बात की थी कि ओवरफिट हम कहीं ना कर दें थीटास को ट्रेनिंग सेट के ऊपर, तो अब एग्जैक्टली वही बात यहां पे आ गई, कहीं हम लैम्डा को एग्जैक्ट फिट ना कर दें इस टेस्ट सेट के ऊपर, कि ये इस टेस्ट सेट के लिए तो लैम्डा बड़ा अच्छा है लेकिन किसी और टेस्ट सेट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो इतनी चीज हमने घुमा के लाया और साथ जो मसला हमने हल करना था वो दोबारा वापस आ गया। लैम्डा हमने इस वजह से लर्न किया कि हमने यही कहा था ना कि भाई हम लैम्डा वो रखेंगे जिसके ऊपर टेस्ट सेट का एरर सबसे कम हो जाए। इसका मतलब है ना कि लैम्डा फिक्स करने के लिए हमने टेस्ट सेट को देखा है, तो दिस लैम्डा इज फॉर दिस स्पेसिफिक टेस्ट सेट। ठीक है, तो अब आप क्या करें, पहली बात तो ये देखें कि ये जिसके लिए टेस्ट एरर सबसे कम हो, जी लैम्डा वो सबसे अच्छा है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट सेट सबसे कम है, तो हम कह रहे हैं दिस इज द जस्ट राइट पॉइंट। लेकिन इशू ये है कि जब आपने ये काम कर लिया, अंदाजा लगा रहे थे कि किसके लिए कम है, चेंज कर रहे थे, जी अपनी मर्जी से चेंज कर रहे थे, लेकिन जब आप इसको पाइपलाइन में रन करते हैं ना तो आप उसको जीरो पे रखते हैं, फिर सारी लर्निंग करते हैं, आखिर में टेस्ट सेट का आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है जो कि अभी तक हम पेपर में रिपोर्ट कर रहे थे, अभी रिपोर्ट नहीं करते, अभी हम उसको रख लेते हैं, फिर लैम्डा को इंक्रीज करते हैं, एक और टेस्ट एरर आ जाता है, फिर एक और लैम्डा को इंक्रीज करते हैं, फिर एक और टेस्ट एरर आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास लेट से 0 से लेके 1 तक हम जाते हैं, हम 100 पॉइंट्स के ऊपर करते हैं तो 100 टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, उसमें से देखते हैं सबसे कम कौन सा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा था दैट लैम्डा इज द बेस्ट लैम्डा। लेकिन इस लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए हमने टेस्ट एरर को देखा है ना, इसका मतलब कि दिस लैम्डा इज डिपेंडेंट ऑन दिस टेस्ट एरर, इसका क्या मतलब है कि वो बेसिकली लर्न किया है हमने फॉर दिस पोर्शन। तो जैसे हम ये चाहते थे कि थीटा जब हम लर्न करें तो हम टेस्ट एरर को ना देखें, वैसे ही हम चाहते हैं कि लैम्डा जब हम प्रिडिक्ट करें तो किसी ऐसी चीज पे ऊपर फाइनल प्रिडिक्शन करें जिसको थीटा ने पहले नहीं देखा, तो यहाँ पे इस लैम्डा ने भी पहले उसको ना देखा हो, जबकि यहाँ तो इस लैम्डा ने पहले ये देखा होगा ना इसको। ठीक है, तो इसको हम एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे, हम करेंगे ये कि हम इसको लेंगे ट्रेनिंग, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्रॉस वैलिडेशन, और एक और डब्बा हम यहां पे एक्स्ट्रा रख लेंगे, इसको हम कहेंगे टेस्ट। ठीक है, तो अब हम कहेंगे लेट्स से 60 20 20, 60 के ऊपर हम ट्रेनिंग करेंगे, उस 20 के ऊपर हम टेस्टिंग लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सारी करके हम निकालेंगे। ठीक है, कि कौन सा लैम्डा बेस्ट है, लेट्स से लैम्डा इज इक्वल टू 0.7 बेस्ट आ गया हमारे पास। अब इस 0.7 लैम्डा को हम फिक्स ले लेंगे और ये जो हमारा फाइनल टेस्ट सेट है इसकी बेसिस के ऊपर हम अब बताएंगे कि हमारी फाइनल एक्यूरेसी कितनी आती है। तो ये वो टेस्ट सेट जो है, अब ये वो सेट है जो कि ना थीटा की लर्निंग में देखा गया ना लैम्डा की लर्निंग में देखा गया, तो ये ऐसा है जैसे रियल वर्ल्ड से हमने डाटा इसको उठा के दिया। तो अगर ये रियल वर्ल्ड में हम जाएंगे तो ये किस किस्म की प्रेडिक्शन करके देगा हमें। फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इसी लैम्डा को किसी और टेस्ट सेट को दें, सिंपली सर। अगर किसी और टेस्ट सेट और वो उसी ट्रेनिंग सेट में से है तो वो या थीटा ने उसको देखा होगा या लैम्डा ने देखा होगा। लेकिन सर लैम्डा तो हमने ले लिया ना सर, अब इसको किसी और टेस्ट सेट पर हम कर लेते हैं। हाँ, लेकिन देखिए असल में वो इफेक्ट जो है वो ग्लोबल पूरे का पूरा मिलाया हुआ इफेक्ट जो है वो लैम्डा को दिया है हमने यहाँ पे कि इस सारे डाटा की वजह से ये लैम्डा आया है। तो दैट लैम्डा हैज बेसिकली सीन एवरीथिंग हियर। लेकिन करते हुए लेट्स से ये सारा प्रोसेस करते हुए हमने कुछ चीज, हाँ तो वही हम कह रहे हैं, हाँ हम वही कह रहे हैं कि ये जो टेस्ट है ना हमने शुरू में अलग कर लिया, ठीक है, और उसको उस पे हाँ इसको हमने अलग करके रख लिया, ठीक है, कि ये ना थीटा को लर्निंग में दिखाएंगे ना लैम्डा की लर्निंग में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो ये सेट है इसको कहते हैं ट्रेनिंग सेट, इसको कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन सेट और इसको कहते हैं टेस्ट सेट, ठीक है। टेस्ट सेट अगेन आपके पास वही है कि जिसको पहले किसी ने भी नहीं देखा। तो ये जो लैम्डा है आपके पास, थीटास आपके पास पैरामीटर्स हो गए,
लैम्डा जो है, लैम्डा इज ए पैरामीटर विच इफेक्ट्स अदर पैरामीटर्स। लैम्डा थीटा को इफेक्ट करता है ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है हाइपर पैरामीटर। ठीक है, तो जो आपने पैरामीटर्स को लर्न करना होता है उनको आप टेस्ट करते हैं क्रॉस वैलिडेशन के सेट के ऊपर, उनकी बेसिस के ऊपर आप हाइपर पैरामीटर्स वो करते हैं, सेट करते हैं कि कितने होने चाहिए, और हाइपर पैरामीटर्स की जो फाइनल एक्यूरेसी वगैरह आपने रिपोर्ट करनी होती है वो आप टेस्ट सेट के ऊपर करते हैं। ठीक है, और अगेन आप इसके अंदर वो क्रॉस वैलिडेशन वाली सारी बदला लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? सवाल हो तो करें। सर लैम्डा को जरा सा चेंज करने से बड़ा फर्क पड़ेगा जी, लैम्डा क्योंकि वो सर मैं आपके कॉस्ट फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपका कॉस्ट फंक्शन काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है तो लैम्डा आप ज़रा सा भी चेंज करेंगे तो वो इधर उधर जंपे मारेगा। ठीक है, तो इसका तरीकाकार यही होता है कि आप इसको बेसिकली अपने स्प्लिट्स करके और उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स रन करके देखते हैं। ठीक है, और मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास जो जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं ना, तो जो पहला डिसीजन आपने लेना होता है वो ये लेना होता है कि आपने लैम्डा को क्या रखना है। ठीक है, और उसको रखने का ये तरीका जो अभी हमने बता दिया, मल्टीपल लैम्डास लेके आप उसके ऊपर मुख्तलिफ उसके ऊपर रन करते हैं, जो बेस्ट लैम्डा आता है वो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू इट ब्लाइंडली, यू हैव टू अप्लाई सम एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन इट, दैट्स हाउ इट गोस। कोई सवाल?